नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है एंड जय हिंद। साथ में जय हिंद भी आपको। और सबसे पहले ऑल द बेस्ट डियर सारे लोगों को, सारे दोस्तों को, जितने भी लोग एफबीआई हो रहे हैं आरओ में। देखो ये एक लास्ट तो नहीं, इसके बाद एक और टेस्ट बनाएंगे। ये आपके लिए लास्ट मोमेंट पे। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको ही देख जाइए, आप अपने नोट्स को बखूबी देखिए। जो आपने नोट्स बनाए हैं, इनबिल्ड किए हैं, उनको बार बार रिवीजन कीजिए, जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं। करंट का रिवीजन कीजिए, यूपी स्पेशल का रिवीजन कीजिए दोस्तों, ठीक है। कुछ एक जाते जाते अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो जो आपने अगर छोड़ दिया है, जो कमेटीज़ हैं या जो जिस तरह से योजनाएं हैं, स्कीम्स वगैरह बनाई हैं गवर्नमेंट ने, उन सबको देखते हुए जाना। और थोड़ा बजट की तरफ, उसमें कौन सी स्कीम्स में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, ये सब थोड़ा सा देख लेना दोस्तों, ठीक है। यूपी स्पेशल से क्वेश्चन हमेशा आरओ में आते रहें, तो मिस मत करना उसको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। अच्छे से करना, डोंट बी इन फियर, बी कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 13वां टेस्ट है, काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा मुझे, तो मैंने सोचा इसको एक बार करा देते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। आई होप शायद आप लोगों को ये पसंद भी आएगा दोस्तों। 13वां टेस्ट है, ये अभी लेटेस्ट टेस्ट था, उसी का ये 13वां टेस्ट है दोस्तों। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत 1 या 2 नंबर का भी फायदा होता है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसमें भी आप देखना चाहें उसमें आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों की बात हो रही है, यानी ये बात हो रही है दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम वंश की। गुलाम वंश की बात नहीं हो रही है, गुलाम वंश के साथ खिलजी तुगलक सबकी बात हो रही है। तो दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों को उनके सिंहासन पर बैठने के कालानुक्रम में आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। कालानुक्रम में क्रम में व्यवस्थित करना कि पहले कौन था, उसके बाद कौन था दोस्तों। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, इस तरीके से ना। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड है 1236 से दोस्तों 40 तक। 1236 से लेके 40 तक रजिया सुल्तान है। उसके बाद बलबन, जो बलबन आते हैं वो 1266 से 1287 तक। 1266 से 1287 तक बलबन का काल है, 87 तक। अब आपको वैसे भी लगा सकते हो कि रजिया के बाद, सुल्तान के बाद दो एक मतलब थोड़े से अनऑथेंटिक किंग बने, उसके बाद बलबन ने हत्या लिया दोस्तों। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि खिलजी वंश आता है उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है, ठीक है। तो ये भी लगा सकते हो। खिलजी का टाइम पीरियड है 1296 से, ठीक है, 1315-16 तक। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जिसे MBT बोलते हैं हम, इसका टाइम पीरियड है 1325 से दोस्तों 1325 से 1351, 51 तक है ये। तो इसका आंसर हो गया 1 2 3 4 इज द राइट आंसर, यानी कि 1 2 3 4 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, ठीक है। पहला आंसर हो गया आपका। तो वो थोड़ा स्पीड से निकलेंगे क्योंकि लेंथी टेस्ट हो जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। नेक्स्ट है, भारत में मुगल शासन की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। क्या है पहला नंबर, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया दोस्तों। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, ये शायद आपको सब पता होगा। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई। उसके बाद दूसरा है, शेरशाह सूरी ने लगभग 2 दशकों तक शासन किया और एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की। ये बात बखूबी है कि वो एक कुशल प्रशासक था, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव जरूर था दोस्तों शेरशाह सूरी, बट 2 दशकों तक नहीं किया दोस्तों। शेरशाह सूरी का काल मैं बता देता हूँ 1540 से 1545 तक है, सिर्फ 5 साल तक इसने किया। तो दूसरा आपका गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। दूसरा एलिमिनेशन से आप एलिमिनेट की तरफ जा सकते हो, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन बचा बी या डी। अब लेकिन जब आपको पता है कि पानीपत का लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम को हरा दिया था दोस्तों 1526 में, तो ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। वहीं कुछ और युद्धों की बात कर लेते हैं। जैसे हुमायूं को शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हराया। कहाँ पर? हुमायूं को 1539 में हुआ चौसा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपके लिए बेहतर हो जाए। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया। वहीं 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, क्रोनोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप को हराया। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, 1757 में। तो ये सारी बातें हम आगे भी करेंगे। 1764 में बक्सर हुआ, ठीक है। तो ये सारी बातें हम आगे करेंगे दोस्तों। भाई कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में, हुमायूं को वहाँ भी उन्होंने हराया, शेरशाह सूरी को, ठीक है, जिसके कारण उसे निर्वासित होना पड़ा। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भी कन्नौज यानी कि 1540 में हरा दिया था। पूरा क्लियर कट सुना करो दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं मध्यकालीन भारत के
दौरान लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों को काल, देखो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, ये सारी लड़ाइयाँ नीचे आ चुकी हैं। हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ? देखो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, जैसे मैंने ऊपर बताया। अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप की सेना को हराया दोस्तों। वही पानीपत की पहली लड़ाई ऊपर आप देख चुके हो 1526 में हुई, पानीपत की पहली लड़ाई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया दोस्तों। प्लासी की लड़ाई कब हुई? आप सबको पता है 1757 में हुई। किस किस के बीच में? नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई दोस्तों। क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी का करता था। चौसा कब हुआ? चौसा की लड़ाई हुई दोस्तों 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था दोस्तों। तो कौन सा हो गया आपको बताइए? आंसर इज ए, 2413 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे जरा बात है। निम्नलिखित में से किस शासक ने भूमि राजस्व संग्रह के लिए जब्ती प्रणाली, जाब्ती या जब्ती प्रणाली बोला जाता है, जारी की दोस्तों? कौन था? अकबर दोस्तों। अकबर एक ऐसा शासक था, वो बहुत लिबरल भी था। अकबर द्वारा जाब्ती प्रणाली की शुरुआत की गई, जो राजस्व का आकलन यानी कि रेवेन्यू का एस्टिमेशन करने के लिए ये भूमि माप थी, यानी कि एक तरीके से लैंड मेजरमेंट था दोस्तों। ठीक है, कौन था? लैंड मेजरमेंट। वहीं बात करें दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जो कीमत थी यानी मार्केट को कंट्रोल करने का क्या किया? मार्केट को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या की? राजस्व प्रणाली लागू की, और वहां मार्केट को कंट्रोल करने के लिए उसने अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट किए दोस्तों। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी, उसकी बात करते हैं। भूमि की उर्वरता के आधार पर उसने क्या किया? राजस्व तय किया कि भूमि की फर्टिलाइजेशन कैसी है। औरंगजेब ने मुगल राजस्व नीतियों को जारी रखा, लेकिन कुछ क्षेत्र में उसने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म नहीं किए, बहुत ज़्यादा अमेंड नहीं किए। उसने जो पिछली जो नीतियाँ थी, पॉलिसीज थी रेवेन्यू की, वो चली आ रही, उन्हीं को कंटिन्यू किया दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भक्ति और सूफी आंदोलन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा को खारिज कर दिया। सेकंड है, कबीर और गुरु नानक दोनों ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया। नेक्स्ट है, सूफी संतों ने वहदत उल वजूद यानी कि अस्तित्व की एकता, वहदत उल वजूद मतलब अस्तित्व की एकता की अवधारणा का पालन किया। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है दोस्तों? दिस इज टॉकिंग अबाउट कौन सा सही है दोस्तों। देखो मैं बात करता हूँ, भक्ति आंदोलन दोस्तों मूर्ति पूजा की पूरी तरह से खारिज नहीं किया था, क्योंकि भक्ति आंदोलन में जो मूर्ति पूजा है, जो आइडोलेट्री है, उसको पूर्णतः वर्जित नहीं किया था, जैसे कि राजा राममोहन राय ने किया था। बट भक्ति आंदोलन में ऐसा पूर्णतः वर्जित नहीं था। ठीक है, तुलसीदास और मीराबाई जैसे कुछ संतों ने इसका समर्थन किया था दोस्तों। किसने? तुलसीबाई और मीरादास जैसे संतों ने इसका क्या किया? कबीर और गुरु नानक दोनों ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया, बात सही है। और तीसरा क्या है? सूफी संतों ने जो वहदत यानी कि वहदत अल वजूद एक प्रमुख सूफी दर्शन होता है, वो विशेष रूप से किसमें था दोस्तों? मैं बता दूं, वहदत उल वजूद चिश्ती संप्रदाय और सोहरावर्दी संप्रदाय में था दोस्तों। किसके बीच में था? चिश्ती और सोहरावर्दी संप्रदायों के बीच में था। तो 2 और 3 इज द राइट आंसर दोस्तों। 2 और 3 इज द राइट, सो आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ये क्वेश्चन आते हैं, मिस मत कीजिए। रिक्वेस्ट आपसे सबसे वही है जो पहले से करते आ रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों। ठीक है, इससे हमारा रिक्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिले। बैक टू द पॉइंट। निम्नलिखित मुगल सम्राटों को उनके शासनकाल के क्रम में, कलाक्रम में यानी कि उनकी क्रोनोलॉजी में, उनके टाइम पीरियड के हिसाब से लगाना है दोस्तों। बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। आई होप आपको सब पता होगा। बहादुर शाह द्वितीय की बात नहीं हो रही है, बहादुर शाह प्रथम की बात हो रही है। देखो आपको सब पता होगा। पहले नंबर पे है आपका जहांगीर। क्यों है जहांगीर? क्योंकि भाई साहब अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर। जहांगीर का जो टाइम पीरियड है वो है 1605 से दोस्तों 1627 तक, 1627 तक। ठीक है, 1605 से 1627 तक। उसके बाद आता है आपका औरंगजेब। नंबर 1 पे जहांगीर, नंबर 2 पे औरंगजेब। औरंगजेब है 1658 यानी कि 58 से लेके कहाँ तक है? 1707। कुछ दिसंबर 1707 में इसकी मृत्यु हुई, दिसंबर शायद मार्च में, 5 मार्च के आसपास, समथिंग लाइक दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद आता है बहादुर शाह प्रथम, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम का काल है 1707 से 12 तक। और बाद में है मोहम्मद शाह 1719 से 1748। इसी काल में नादिर शाह और किसका? अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था इसके काल में, मोहम्मद शाह के काल में। ठीक है, आंसर इज कौन सा हो गया? ए। 2 3 1 4 इज द राइट आंसर। यानी कि पहले जहांगीर, नंबर 1, नंबर 2 पे औरंगजेब, नंबर 3 बहादुर शाह की, 2 3 1 और लास्ट में मोहम्मद शाह। ठीक है, अब आते हैं शिवाजी पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। शिवाजी और मराठा प्रशासन के
संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, शिवाजी ने अष्टप्रधान की प्रणाली शुरू की। बात बहुत कायदे की है। क्या अष्टप्रधान शुरू किया? शिवाजी ने राजस्व प्रणाली रैयतवाड़ी सिद्धांत पर आधारित थी। जो शिवाजी की देखो रैयतवाड़ी सिस्टम पर नहीं थी, उनका उत्पादकता जो प्रोडक्शन होता था, क्योंकि प्रोडक्शन होगा तभी तो आपको दे पाएगा। जो रैयत है, जो किसान है, प्रोडक्शन के बाद दे पाएगा। तो उनकी जो राजस्व प्रणाली थी बहुत ही स्ट्रांग, बहुत अच्छी थी, क्योंकि किसानों पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता था। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो गया। उन्होंने दुश्मनों के इलाकों पर अतिरिक्त कर के रूप में चौथ और सरदेशमुखी लगाया। दोस्तों बात सही है, पूछें कौन सा सही है, तो सेकंड गलत होने की वजह से फर्स्ट और थर्ड सही हो गया। दोस्तों फर्स्ट एंड थर्ड सही हो गया। ये आपका क्या चौथ होता था 1/4 और सरदेशमुखी होता था अतिरिक्त 10% जो लूटपाट और उसमें लिया जाता था। दोस्तों ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 आपका? निम्नलिखित में से कौन अकबर के अधीन मनसबदारी प्रणाली की विशेषता नहीं थी? जो मनसबदारी प्रणाली है उसकी बात कर रहे हैं। कौन सी नहीं थी दोस्तों? बहुत सिंपल है आपका, राजस्व संग्रह के लिए मनसबदारों को वंशानुगत जागीरें दी जाती थी। ये क्या है? वंशानुगत नहीं था दोस्तों, वंशानुगत जागीरें नहीं दी जाती थी, उनके काम के हिसाब से दी जाती थी। मनसबदारों को वंशानुगत जागीरें दी जाती थी, ऐसा कहना है। कौन सा सही नहीं है? तो सी सही नहीं है। सैन्य और प्रशासन जो है प्रशासनिक कौशल के आधार पर मनसबदारों की नियुक्ति की जाती थी, पहला सही है। उन्हें रैंक के आधार पर सैनिकों की एक निश्चित संख्या बनाई रखनी होती थी, ठीक है। मनसबदार प्रणाली का उपयोग बाद के मुगल सम्राटों द्वारा भी किया जाता था, ये बात सही है दोस्तों। जो जागीरें थी दोस्तों वो हेरिडेटरी नहीं थी, यानी कि वंशानुगत नहीं थी, ठीक है। सामंतवाद को रोकने के लिए उन्हें ट्रांसफर किया जाता था। जो अच्छा काम करेगा, जिसकी इतनी क्वालिफिकेशन हो गया, जिस हिसाब से वो कर सकता है उसके हिसाब से। तो सी गलत हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? भारत में बौद्ध धर्म के विकास के संबंध में कथनों पर विचार करना है। क्या है दोस्तों? सिंपल है। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, अजातशत्रु के समय, ठीक है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध परिषद के दौरान महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ। नंबर 3 है, कनिष्क के अधीन चतुर्थ बौद्ध परिषद में थेरवाद और महायान संप्रदायों के बीच विभाजन को जन्म दिया गया। दोस्तों ये कह रहे हैं कौन सा सही है बौद्ध धर्म के बारे में? दोस्तों देखो सिंपल कहानी है, दूसरा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जो वैशाली में द्वितीय परिषद जो हुई थी वो दोस्तों, जिसमें महायान बौद्ध धर्म बाद में उभरा, महायान जो बौद्ध धर्म है वो बाद में उभरा, इसमें कोई ऐसा नहीं हुआ था कि महायान बौद्ध धर्म उभरा। तो दो गलत होने की वजह से आंसर बी हो गया दोस्तों। बी हो गया कि अजातशत्रु के दिन राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। कहाँ पे? राजगृह में, ठीक है। वहीं जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया था दोस्तों। कनिष्क के अधीन चौथी परिषद हुई पहली शताब्दी में। बुद्ध धर्म का औपचारिक रूप से थेरवाद और महायान संप्रदाय में विभाजित किया था। ये तीसरा सही है, 1 और 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्या है दोस्तों? अब आते हैं कला और संस्कृति में गुप्त काल के योगदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों, ठीक है। विचार करना है। क्या है? शिखर शैली के मंदिरों की अवधारणा पहली बार गुप्त काल के दौरान हुई। जो शिखर थे, शिखर बनाए जाते थे, बात कायदे की है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान लिखा गया था दोस्तों। यही बात गलत होगी भाई साहब। ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता, गुप्ता शासक थे, ये गुप्ता शासक थे, उनके काल में लिखा गया था। तो सेकंड गलत हो गया। तो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम किसके? जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे विक्रमादित्य के शासनकाल में, ये फले फूले ना कि समुद्रगुप्त के में। तो सेकंड गलत हो गया। अजंता की प्रसिद्ध पेंटिंग प्रारंभिक गुप्त काल की हैं दोस्तों, यहाँ पे भी बात गलत हो गई। अजंता में जो पहली बौद्ध गुफा स्मारक है वो 2री और पहली शताब्दी ईसा पूर्व की है दोस्तों। वहीं बात करें गुप्त काल का जो काल हुआ वो 5 और 6ठी ईस्वी के आसपास होता है, ठीक है। तो मूल समूह में ऐसा है कि ये जो गुफाएं पहली और 2री शताब्दी की हैं। सो थर्ड भी गलत हो गया। आंसर इज 1, ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ए इज द राइट आंसर, ओनली 1। शिखर शैली के मंदिर की अवधारणा के बारे में गुप्त काल की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित शिलालेखों को उनकी रचना के काल अनुक्रम में, देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, इज वेरी टफ, क्योंकि इसको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है दोस्तों, क्रोनोलॉजी में लगाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन तो नहीं है। देखो हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें, आप ऐसे मैच कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि हाथी गुम्फा अभिलेख 2री शताब्दी का है, जब अशोक ने खारवेल को हराया था। अशोक के शासनकाल की बात कर रहा है। 2री शताब्दी का है, कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियां दर्ज हैं इसमें। उसके बाद मेहरौली लोह स्तंभ लेख की बात करें तो मेहरौली स्तंभ लेख दोस्तों 5वीं शताब्दी का है, 5वीं शताब्दी का है। उसमें क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है ये मेहरौली, क्योंकि ये मेहरौली दिल्ली में ये टोपरा और मेरठ के पास से लेकर लाया था। वहीं इलाहाबाद स्तंभ की बात करें
तो इलाहाबाद स्तंभलेख 4वीं शताब्दी का है, समुद्रगुप्त के काल का। समुद्रगुप्त के जो प्रशस्ति हैं क्या नाम था उनका, हरिशरण, उनके शासनकाल का। वहीं ऐहोल शिलालेख की बात करें तो ये 634 ईसा पूर्व का है, चालुक्यों के साल का। 634 ईसा पूर्व के पुलकेशन द्वितीय की उपलब्धि है इस ऐहोल अभिलेख में। पुलकेशन द्वितीय दोस्तों, तो आप लगा सकते हो कि हाथी गुम्फा अभिलेख पहले हो गया, उसके बाद इलाहाबाद स्तंभलेख 4वीं शताब्दी का, तो 1 और 3 इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर, यानी कि 1, 3, 2 और 4 लास्ट में ऐहोल शिलालेख है दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो टफ लग सकता है, मॉडरेट तो बिल्कुल नहीं है। गॉट इट। अब आगे क्वेश्चन नंबर 12, संगम युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है, संगम साहित्य में मुख्य रूप से संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ कहाँ मिले? क्या है, संगम साहित्य में तमिल में लिखे गए दोस्तों। संगम में संस्कृत का ऐसा कोई खास उल्लेख नहीं है, तमिल ग्रंथ लिखे गए थे। तो पहला हो गया गलत, पहला गलत होने से एलिमिनेशन हो रहा है, आपका बी और सी ही सही है। तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम और मणिमेकलई जो है उस काल की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी देते हैं, बात सही है। संगम राजनीति पर 3 प्रमुख साम्राज्य थे, उसमें चोल, चेर और पांड्य का प्रभुत्व था। तीनों ही सही है, आंसर हो गया 2 और 3, मैंने जैसे कि पहली बात की है। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में है। इसने ब्रिटिश क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित की दोस्तों। दूसरा है, इसने भारत के प्रशासन की निगरानी के लिए नियंत्रण बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी जिसे हम बोलते हैं, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को अन्य प्रेसिडेंसी पर अधिक सैन्य और राजनीतिक शक्ति दी दोस्तों। बात सही है, कौन सा सही पूछ रहा है, देखो डी सही है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में तीनों ही सही है, क्योंकि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दोहरा नियंत्रण था, जो डुअल कंट्रोल था, वो ब्रिटिश क्राउन का वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर एस्टेब्लिश किया 1784 में। उसके बाद नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 में आया। बंगाल की जो गवर्नर जनरल था उसको अन्य प्रेसिडेंसी पर सैन्य और राजनीतिक शक्तियां दे दी गई दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14, बसीन की संधि 1802 में अंग्रेजों और किस भारतीय शासक के बीच हुई? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है दोस्तों, ये बाजीराव द्वितीय और बसीन की संधि अंग्रेजों के बीच हुई थी 1802 में। पेशवा बाजीराव द्वितीय सेकंड, दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध के बीच में। 1857 के विद्रोह से संबंधित घटनाओं पर विचार करना है, देखते हैं क्या है। मंगल पांडे को फांसी दोस्तों, मैं देखो डेट लिख देता हूँ, 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को विद्रोहियों द्वारा दिल्ली पर कब्जा 11 मई 1857। कानपुर नरसंहार की बात करें जून 1857, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर फिर से कब्जा, तो यह सितंबर में, टोटल 20 सितंबर के आसपास 1857 में कब्जा कर लिया गया दोस्तों। आंसर इज 1, 2, 3, 4, यानी कि 1, 2, 3, 4 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में है। इसने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की दोस्तों। देखो अगर आपको बखूबी पता है ना तो आप कर लोगे, पोर्टफोलियो की शुरुआत यहीं से हुई थी, ठीक है। दूसरा, इसने गवर्नर जनरल को अपनी विधान परिषद में भारतीयों को शामिल करने का अधिकार दिया, सही है। तीसरा क्या है, इसने भारतीय में द्विसदनीय विधायिका की नींव रखी दोस्तों, यही मात खा गया इंडिया। द्विसदनीय विधायिका की नींव इसमें नहीं रखी गई, वो रखी गई थी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड में, तो ये गलत हो गया, 1 और 2 इज द राइट आंसर, यानी कि ए इज द राइट आंसर दोस्तों। अब आते हैं 17, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था? इंडियन ओपिनियन दोस्तों, 17 का बी है इंडियन ओपिनियन, और देखो यंग इंडिया भी है, 2 हैं, गलती कर दी है इन्होंने थोड़ी सी, यंग ओपिनियन और यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन दोनों। महात्मा गांधी ने दोस्तों 1903 में, ये इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में जब प्रवास था उसी समय शुरुआत की थी इसकी। वहीं यंग इंडिया की बात करें तो अंग्रेजी साप्ताहिक था, यंग इंडिया अंग्रेजी में था, इंग्लिश में, और ये वीकली आता था, वीकली चलता था, ठीक है, कहाँ पर, वीकली चलता था, और इसकी शुरुआत कहाँ से, 1919 और 31 तक प्रचलन में थी दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हो गया। अब द हिंदू की मैं बात कर लूँ, जैसे कि पहला वाला है द हिंदू, 1 मिनट कलर चेंज करता हूँ, द हिंदू के जो संपादक थे दोस्तों वो थे 1878 में मद्रास से जी सुब्रमण्यम अय्यर। वही द लीडर के कौन है, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा। 1909 में इलाहाबाद में मदन मोहन मालवीय हैं द लीडर के, आप कमेंट करते नहीं इसलिए मैं ही बता देता हूँ। अब आते हैं होम रूल लीग की तरफ दोस्तों, 18 की बात हो रही है। होम रूल निम्नलिखित में से किसके बारे में, 16 में, यानी कि दो जगह स्टार्ट हुआ, यानी कि तिलक जी ने और क्या नाम है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। पहले बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग बनी, याद रखना। तो इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग की थी, बात सही है।
इस आंदोलन में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, कंप्लीट स्वतंत्रता की बात नहीं होती, इसमें कुछ डोमिनियन की बात होती है। ब्रिटिश सरकार ने तिलक और बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण व्यापक विरोध हुआ। बात सही है, 1 और 3 सही है, दूसरा गलत हो गया। दूसरा गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि तिलक और बेसेंट ने, तिलक जी ने अप्रैल 1916 में और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जी ने शुरुआत की थी दोस्तों, ठीक है। बल्कि इसमें एक सेल्फ रूल की मांग होती, पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं, सेल्फ रूल की। होम रूल का मतलब है हमारा अपना शासन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्विट इंडिया यानी कि QIM, इसे क्रिप्स मिशन की विफलता के तुरंत बाद शुरू किया गया था। इसे क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद, सबको पता है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस इसमें शामिल नहीं थे, ये वाला गलत हो गया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भारत छोड़ दिया था और INA का गठन किया था। 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ दिया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन किया था दोस्तों, ठीक है, ये भी गलत हो गया। कांग्रेस ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का विरोध किया था, समर्थन में, ठीक है। इसके परिणामस्वरूप 1943 में सत्ता का सीधा हस्तांतरण हुआ, नहीं 1947 में होता, डेट गलत है, ये गलत हो गया। ए इज द राइट आंसर, बाकी के सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके 20, 73 के विनिमय अधिनियम के बारे में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या है। इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। इसने बंगाल में शासन की दोहरी प्रणाली की पूरी तरह समाप्त कर दिया। भाई दोहरी प्रणाली को पूरी तरह समाप्त नहीं किया था, आंशिक रूप से समाप्त की है, यानी कि पार्शली समाप्त की थी, ये गलत हो गया। दूसरा, बंगाल के राज्यपाल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था दोस्तों। बंगाल के राज्यपाल को भारत का नहीं बल्कि बंगाल का ही गवर्नर जनरल, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, आप यहाँ पे फंस जाओगे। क्वेश्चन को बनाया थोड़ा सा टेढ़ा, ए राइट हो गया, ये गलत हो गया। ए इज द राइट आंसर, यानी कि ए इज द राइट आंसर, केवल 1। 21 की तरफ बढ़ते हैं, क्या है। 1833 के चार्टर की बात हो रही है, हिंदी का भी अच्छे से दी हुई है इसमें। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया दोस्तों। बात क्या है देखिए, और आप पे मजेदार है, ये बात सही है। इसने भारत में सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत पेश किया, यही बात गलत हो गई, क्योंकि ऐसा नहीं था, वो 1919 में हुआ था। इसने बंगाल के 1853 में हुआ था दोस्तों, खुली प्रतिस्पर्धा 1853 में, ये 1853, तो ये गलत हो गया, 20 साल बाद हुआ था। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, ये बात सही है। जो चीन और चाय पर बचा था उसको भी समाप्त कर दिया। 1 और 3 राइट आंसर, आंसर इज बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट 22, 1857 के विद्रोह के बारे में। 1858 के अंत तक विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया था, बात कायदे की है, नहीं भाई 1857 की विद्रोह को 1858 तक काफी हद तक दबा दिया गया था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये बचा हुआ था, इसलिए याद रखना ये गलत हो गया। एक गलत होने की वजह से सारे गलत हो गए, आंसर एक ही से निकल आया। विद्रोह के तुरंत बाद व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया। भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लाने वाला था एक ही आदमी, डलहौजी। ब्रिटिश क्राउन ने भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत पर सीधा नियंत्रण किया, बात सही है। 2 और 3 इज द राइट आंसर, इनकी बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 23 की तरफ, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं घटना है, उनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। रूल अटैक, जलियांवाला बाग, असहयोग, खिलाफत। आप भी यार कमेंट बॉक्स में बताइए ना क्या कितने सही हो रहे हैं, आप लोग बता ही नहीं रहे। देखो भैया एक बात बताऊं, डर लगेगा एग्जाम का, प्री और मेंस का जो भी आप आंसर करेंगे, आप जो भी टेस्ट सीरीज लगेंगे, पहले पहले डर लगेगा। इस डर को अगर आपने भगा लिया, फियर से आप आउट हो गए, आउट ऑफ फियर हो गए, आप समझो सफल हो गए, सफलता की पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली, ठीक है। अब आते हैं 23 पे, क्या है। देखो रोल अटैक आया मार्च, सिंपल बता दो, मार्च 1919 में। कब आया, मार्च 1919 में रोल एक्ट आया। उसके बाद जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आया अगस्त 1919 में। असहयोग आया लास्ट में 20 में, 1 अगस्त 1920 के आसपास, 1 या 8 अगस्त के आसपास हुआ। तो आप आंसर खुद से ही लगा लो भैया कौन सा हो गया। आंसर इज सी इज द राइट आंसर। 1 2 4 3। क्वेश्चन नंबर 24, केसरी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, कौन कौन से। देखो केसरी के बाल गंगाधर तिलक, द हिंदू के सुब्रमण्यम भारती, अलेला के ये थे अमृत बत्तियार के शिशु कुमार घोष। कौन से मैच हैं, कौन से मैच हैं दोस्तों बताइए। द हिंदू के कौन थे, द हिंदू की शुरुआत जी सुब्रमण्यम अय्यर ने की थी, ना कि सुब्रमण्यम भारती। देखो कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो बी दूसरा गलत हो गया। 1 3 4 ये अभी चारों लगा देते आप। द हिंदू सुब्रमण्यम भारती नहीं, इसकी शुरुआत की थी जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, ठीक है। केसरी मराठी में था, बाल गंगाधर तिलक वीकली था,
अल हिलाल इनका है, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष जी की दोस्तों। अब आते हैं 25 पे, क्या है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, सबने अवज्ञा आंदोलन की बात हुई थी। नीचे दिए कोड में आपको तीनों बताना है, 25 का कौन सा सही है। देखो सबने अवज्ञा आंदोलन इसमें नहीं हुआ था, तो ये गलत हो गया। 1 और 2 इज द राइट आंसर, 1 और 2 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। देखो दूसरा भी वैसे कहीं तक अगर देखा जाए तो एक्चुअली गलत है, एक ही सही होना चाहिए। दूसरा इसलिए ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन में हुआ था, लेकिन तब से चलता आ रहा था, तो इसको आप कंसिडरेशन में ले सकते हो। तो 1 और 2 इज द राइट आंसर। 26 पे आ जाओ, भारत में ब्रिटिश शासन से संबंधित घटना है, माहलवारी बंदोबस्त की व्यवस्था कब हुई दोस्तों? ये हुई आपकी 1822 में, ठीक है, कब? 1822 में, और 33 और 1835 में संशोधित। वुड्स का अवध का विलय क्या हुआ? 1856 में। वुड्स का डिस्पैच 1854 में, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878 में, 1878 में दोस्तों, जिसको रिपील किया था रिपिन ने। तो आंसर हो गया 1324 बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आते हैं 27 पे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ब्रिटिश शासन से संबंधित है? इल्बर्ट बिल 1883 की बात हो रही है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? सिंपल कहानी है, भारतीय मजिस्ट्रेट को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देना, ये था 27 का। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में विचार करते हैं, इसका नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया। इसने मुसलमानों के बीच आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसने भारत में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। 28 का आंसर कौन सा दोस्तों? मैं 28 की बात कर रहा हूँ, आंसर है तीसरा गलत हो गया, क्योंकि अलग निर्वाचन की बात नहीं की थी। ए इज द राइट आंसर, यानी कि नेतृत्व क्या? सैयद अहमद खान। और आधुनिक वैज्ञानिक मॉडर्न साइंस की बात की, लेकिन आज तक मॉडर्न हो नहीं पाए लोग। बात ये लोग की नहीं है, मॉडर्न होना बहुत जरूरी है। बहुत सी जगह शिक्षा का क्या नाम है, बहुत ज़्यादा लिटरेसी है, मुसलमानों में भी है और भी जगह हिंदू में भी है, लेकिन इनमें थोड़ा सा ज़्यादा है। इनमें इन द सेंस मुस्लिम कम्युनिटी में थोड़ी सी ज़्यादा है, डोंट माइंड माई वर्ड्स, बट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा एजुकेशन की नीड है, ठीक है। तो आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं, अगस्त प्रस्ताव 1940 महत्वपूर्ण क्यों था? जो 1940 में आया उसकी बात हो रही है। ये भैया इसमें युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस की वादा किया गया था, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं दोस्तों, ठीक है, ऐसा उन्होंने किया नहीं, ठीक है, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव 1940 में ये बोला था कि डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा में प्रतिनिधित्व, यानी कि आपको प्रतिनिधि बनने का वादा किया, लेकिन कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था दोस्तों। अब आते हैं 30 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक उत्तराधिकार की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है दोस्तों? क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। कौन सी विशेषता नहीं है? यह एक क्रमिक और पूर्व अनुमानित प्रक्रिया है, बात सही है। ये एक हमेशा एक अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र की ओर ले जाता है, बात सही है। इसमें समय के साथ प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन शामिल है, ये भी सही है। ये सभी चरणों में एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस तो नहीं है। तो आंसर डी हो गया दोस्तों, क्योंकि पारिस्थितिक उत्तराधिकारी क्रमिक है, दिशात्मक है, ठीक है, अधिकतर स्थिर जो स्टेबल पारिस्थितिक तंत्र की ओर ले जाता है। ए, बी और सी हो गए। नेक्स्ट है आपका 30 के बाद 31 क्या है? जैव रासायनिक चक्रों पर विचार करना, उपयुक्त चक्रों में से किसमें गैसीय चरण नहीं है? 31 की बात हो रही है, सिर्फ 2 और 4 ऐसे हैं जिसमें नहीं है दोस्तों, फास्फोरस और सल्फर, जिसमें गैसीय चरण नहीं आता है, फास्फोरस और सल्फर में। जैसे कार्बन की बात करूं, कार्बन और नाइट्रोजन चक्रों में महत्वपूर्ण गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। वहीं फास्फोरस और सल्फर चक्र क्या है? ये तल छठी में होते हैं, जिनमें बहुत कम गैसीय घटक होते हैं। कौन सा? फास्फोरस और सल्फर चक्र दोस्तों। 32 की बात करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र उत्पादकता, जो प्रोडक्टिविटी है उसके बारे में। सकल प्राथमिक उत्पादकता जो है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से अधिक होती है दोस्तों, ये बात बोल रहे हैं दोस्तों, 32 की बात बोल रहा हूँ मैं। महासागरों में प्रति इकाई क्षेत्र में सबसे अधिक एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, बात सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक कुल एनपीपी होता है दोस्तों। करें कौन सा सही है दोस्तों? कौन सा सही है भाई साहब? 32 का तीसरा सही है और एक सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है दूसरा? क्योंकि भैया जो जीपीपी है वो हमेशा एनपीपी से अधिक होगा, क्योंकि एनपीपी श्वसन में उपयोग की गई ऊर्जा को घटाने के बाद प्राप्त होता है। एनपीपी में क्या होता है? ये जो श्वसन में रेस्पिरेशन में जो ऊर्जा घटाई जाती है उसके बाद एनपीपी प्राप्त होता है। वहीं महासागरों में प्रति इकाई क्षेत्र में एनपीपी कम होता है। क्या होता है? अधिक नहीं होता। एनपीपी क्या होता है? कम होता है दोस्तों, याद रखना, ये होता है कम, ठीक है, कम होता है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया दो गलत होने की वजह से आंसर इज ए 13। 32 का ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं 33 की तरफ, क्या है? 33 पारिस्थितिक पिरामिड के संदर्भ में, पारिस्थितिकी जो पिरामिड बनते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है,
ठीक है, सही पूछ रहा है, ये गलत हो गया। ऊर्जा का पिरामिड दोस्तों हमेशा सीधा होता है, क्योंकि जो ऊर्जा हस्तांतरण है यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन है वो 10% का जो लिंडमे का नियम है उसका पालन करती है। ऊर्जा का केवल एक अंश अगले ट्रॉपिक स्तर पर जाता है। सभी पारिस्थितिक तंत्रों में बायोमास का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। भाई बायोमास और संख्याओं में जो पिरामिड है कुछ पारिस्थितिक प्रणालियों में उल्टे भी होते हैं, तो ये सभी पारिस्थितिक में ये गलत हो गया, ए गलत हो गया, बी हो गया। वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्याओं का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये हमेशा वाला ना गलत है, क्योंकि उदाहरण के लिए देखा जाए जो वन है वहां पे भी हमेशा उल्टा और सीधा भी होता है। बट एक चीज सही है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये बात सही है, डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। शब्द का इस्तेमाल अक्सर जल प्रदूषण की निगरानी के लिए किया जाता है। बीओडी के बारे में कौन सा कथन सही है? बहुत सिंपल है, बीओडी कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को मापता है, ऑक्सीजन को मापता है, यानी आपके ऑक्सीजन को मापता है। नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो अगर आप बता दो तो बहुत सिंपल है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, मीथेन है, नाइट्रस है, जलवाष्प। जलवाष्प सबसे खतरनाक है, मीथेन तो है ही है। नेक्स्ट आते हैं 36, निम्नलिखित प्रदूषक और उनके प्राथमिक स्रोत पर विचार करना है। 36 की बात हो रही है। 36 में क्या, पैरा एक्सिल एसिटल नाइट्रेट की बात हो रही है। पैरा एक्सिल एसिटल नाइट्रेट की बात हो रही है दोस्तों। ये कृषि अब्बा से आता है क्या? देखो नहीं, जो है ये गलत हो गया, कृषि अब्बा से नहीं आता। जो पेन है पैरा ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है दोस्तों, इसका निर्माण जो वाहन कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो वाहन के प्रदूषण के बाद जो निकलता है उसके उत्सर्जन में फोटोकेमिकल प्रतिक्रियाओं से होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कृषि से नहीं। तो पहला गलत हो गया। डाइऑक्सिन जो है औद्योगिक के दहन, इंडस्ट्रियल जो कंबशन होता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10 दोनों वाहन उत्सर्जन यानी कि व्हीकल एमिशन से। और ओजोन जो है नाइट्रस और जो है वीओसी के जो ऑक्साइड है उससे क्या है, परस्पर क्रिया द्वारा एक द्वितीय प्रदूषक है दोस्तों। 2, 3, 4 इज द राइट आंसर, आंसर बी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहे और आप इनको करते रहिएगा। पारिस्थितिक पदचिह्न की अवधारणा का उपयोग निम्न को मापने में किया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति या आबादी द्वारा उपभोग किए जाने वाले संसाधनों की मात्रा को। 37 बी आंसर। आते हैं 38, ये रामसर स्थल से क्वेश्चन बन सकता है। टोटल रामसर स्थल कितने हैं? कमेंट बॉक्स में आप प्लीज कमेंट करके बताइए। 91 है, मैं ही बता देता हूँ, 91 टोटल रामसर वेटलैंड कितनी है? 91। तो भाई रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं, ठीक है। दूसरा है, भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है, बात यही गलत होगी। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा यूके में, उसके बाद मैक्सिको में है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में, उसके बाद मैक्सिको। लोकटक झील और चिल्का झील भारत की रामसर स्थल है, बात सही है। तो दूसरा गलत, 1 और 3 सही, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं 39 पे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो 1987 का ये प्रोटोकॉल है। मैं डेट बता देता हूँ, 1987 में ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, ठीक है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है ओजोन क्षयकारी पदार्थों के चरणबद्ध तरीकों को समाप्त करने से, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर दोस्तों। जो CFC है उसको कम करना, जो इससे रेफ्रिजरेटर और AC वगैरह से निकलती है। अब आते हैं 40 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के बजाय मुहाना बनाती है? डेल्टा के बजाय मुहाना बनाती है, मसला एस्ट्री बनाती है, नर्मदा और तापी, जो कि भैया अरब सागर में जाके गिरती है, बे ऑफ खंबात की खाड़ी में। तो ये क्या बनाती है? एस्ट्री बनाती है। क्या बनाती है? एस्ट्री को कहते हैं मुहाना, ठीक है, और डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। तो आंसर इज ए। आते हैं 41 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अक्षांशीय, भाई कंफ्यूजन हो जाता है, याद करिएगा, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात कर रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट, याद रखना। और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट देशांतर है। 41 का ए इज द राइट आंसर। हिमालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महान हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है, आपकी बात सही हो सकती है, नहीं हो सकती भाई, क्योंकि महान हिमालय अवसादी चट्टानों से नहीं, महान हिमालय जो बना है आपकी मेटामॉर्फिक और जो इग्नियस आग्नेय चट्टानों, रूपांतरित और आग्नेय चट्टान है, रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों से बना है। पहला वाला गलत हो गया, पहले गलत होने से सारे गलत हो गए, आंसर बचा बी। मध्य हिमालय में पीर पंजाल और दोहरादल पर्वतमालाएं शामिल है, बात सही होगी। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में, बात बता दो भाई, उत्तर में कि दक्षिण में, आप खुद बता दो। तो बी इसका सही हो गया। अब आते हैं 43 पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतधारा भारत और चीन को जोड़ता है? सिप्ला, जोजिला, नाथुला, पालघाट। पालघाट केरल की तरफ है, एलिमेंट हो गया। जोजिला जम्मू कश्मीर में, एलिमेंट हो गया। सिपकिला हिमाचल में, ये चीन की तरफ तो है ही नहीं, नाथुला पड़ता है मेरे हिसाब से। नाथुला जो है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर, सॉरी नाथुला सिक्किम में, सिक्किम में चाइना के बॉर्डर पर, जहाँ से जो है चाइना के साथ क्या होता था, व्यापार होता था। जोजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर यानी कि अब लद्दाख वाले इलाके में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 44 की तरफ आ जाते हैं। स्पीड से करना जरूरी है क्योंकि आपको अब स्पीड की जरूरत है। निम्नलिखित राज्यों को वन क्षेत्र के अवरोही क्रम में, अवरोही बोले तो डिसेंडिंग, इंग्लिश भी पढ़ लिया करो कभी कभी भाइयों, पूरे ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है।
तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, उससे कम। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में 3 नंबर 1 पे आ गया। उसके बाद कौन सा है, एक यानी कि अरुणाचल प्रदेश 1 आ गया। नंबर 2 पे छत्तीसगढ़, फिर लास्ट में 4, 3 1 2 4 कहीं है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल, फिर उसके बाद इसके हिसाब से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आता है दोस्तों। अब आ जाते हैं 45 पे। निम्नलिखित में कौन सी झील लेगून है? लेगून झील की बात हो रही है। एक ही है जो है चिल्का, चिल्का एक लेगून झील है दोस्तों। ठीक है, बुलर मीठी पानी की है, सांबर सॉल्ट है, लोकटक झील भी मीठे पानी की झील है जो मणिपुर में है। 46 पे आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के बाहर से निकलती है? सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, चंबल। ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, सिंधु हाँ, चंबल नहीं, सतलज हाँ। 1 2 3 कहीं बनना है क्या? 46 का ए, 1 2 3 देखो, सतलज ब्रह्मपुत्र को, अरे भाई सिंपल का नहीं, चंबल को उठा दो, 1 2 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी कहाँ से निकलती है? सतलज ब्रह्मपुत्र सिंधु भारत का उत्पन्न है, सतलज तिब्बत से, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से, सिंधु तिब्बत से। चंबल भारत के, चंबल जो भारत के मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 क्या कह रहा है मेरे भाइयों? दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत अच्छे से करो। आप लोग बराबर करते रहो, देखते रहो, जल्दी। अरे यार 2x पे देखो और निकल जाओ, काहे को इतना टाइम वेस्ट करना भाई। निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। कौन से राज्य में? सिंपल कहानी, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे भी आप मात खा रहे हो। इंडिया मात नहीं खाना चाहिए, छत्तीसगढ़ यही एक लैंड लॉक है। बाकी महाराष्ट्र गुजरात में सब जगह ऐसा कुछ है। अब आते हैं 48 पे। ज्योग्राफी देखो थोड़े आसान है बट थोड़ी सी ट्रिकी है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान उनके स्थानों पर विचार करिए। दाची गांव हिमाचल में, भाई दाची गांव हिमाचल में नहीं है, 2023 का क्वेश्चन था। दाची गांव में हंगुल पूछा गया था 2023 पीसेस में। आई होप सो आई एम नॉट रॉन्ग। दाची गांव जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे हंगुल पाया जाता है। मानस असम में, दोनों गलत हो गए। दोनों गलत होने की वजह से इनको तो भाई साहब इसको भी उसको उड़ा दो। मेरे हिसाब से 3 और 4 ही बच रहा है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में, किला राजस्थान में, सही है। अब आते हैं 49 की तरफ। जल डमरू मध्य की बात हो रही है। जल डमरू मध्य को कहते हैं वाटर बॉडीज। ठीक है, जो स्टेट्स हैं, वाटर बॉडीज नहीं, वाटर बॉडीज तो जल निकाय हो गए, वाटर बॉडी ये होती है स्टेट्स। बॉबल मंडेप कहाँ है दोस्तों? बॉबल मंडेप आपके लाल सागर और अदन की खाड़ी में जोड़ती है। अरब सागर से जब एंटर करते हो ना, अरब सागर की तरफ से जो अदन की खाड़ी है ओमान की साइड से, वहां पर बॉबल मंडेप पड़ता है। ठीक है, तो ये सही ढंग से जोड़ता है। दूसरा बासपुरस, बासपुरस दोस्तों काला सागर और मरमरा के बीच में। ब्लैक सी और मरमरा, BM बोल देता हूँ इसको मैं, हटा दो इसको, ये गलत हो गया भाई, ये गलत, कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है, ऐसे गलत हो गया। ठीक है, बासपुरस और मरमरा के बीच में। ठीक है, और सुंडा क्या है? जावा और हिंद के समय, सही है। बेरिंग क्या है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर में। आंसर 1 3 4 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन। 50 प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक महासागरीय धाराओं का सही क्रम क्या है? आपको इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री से, 1 मिनट, इक्वेटर 0 डिग्री से दोस्तों ध्रुवों 90 डिग्री की तरफ जाना है, दोनों तरफ जो भी जाओ 90 डिग्री पोल की तरफ जाना है। देखो ये सही है, ए इज द राइट आंसर। उत्तरी भूमध्य धारा जो है ये भूमध्य रेखा के पास पश्चिम में, वेस्ट में बहती है दोस्तों। ठीक है, वहीं क्रोशियो धारा आपको पता होगा, जापान के साथ उत्तर की ओर बढ़ने वाली एक गर्म धारा है। वहीं उत्तरी प्रशांत भाग की बात करें, ये प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में पूर्व की ओर, ईस्ट की साइड बढ़ने वाली धारा है। वहीं कैलिफोर्निया की बात करें, अमेरिकी तट के साथ दक्षिण की ओर बढ़ने वाली एक ठंडी धारा है दोस्तों, कैलिफोर्निया की। आंसर इज ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं 51 पे। रेगिस्तान के बारे में बात करनी है। अटाकामा रेगिस्तान पृथ्वी पर सबसे शुष्क और गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है दोस्तों। क्या है? गैर ध्रुवीय रेगिस्तान। भाई गोबी रेगिस्तान चीन और मंगोलिया दोनों में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, ये भी सही है। कालाहारी रेगिस्तान में सहारा रेगिस्तान की तुलना में अधिक वार्षिक वर्षा होती है। सहारा की तुलना में कालाहारी में अधिक वार्षिक वर्षा होती है। तीनों सही है दोस्तों, डी का तीनों ही सही है। कालाहारी रेगिस्तान जो है वहाँ पे करीब 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है सहारा में। वहीं अगर बात करें कालाहारी में तो 250 यानी कि 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं 52। निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग, पहले सबसे बड़ी फिर उसके छोटी, उससे छोटी की बात हो रही है। देखो सबसे बड़ी, ये आपको पता होगा, नील नदी 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर लंबी है। वहीं अमेजोन की बात करें दोस्तों, अमेजोन कितनी है? 6575। इसका भाव सबसे बड़ा है यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से ज़्यादा बड़ी है। मिसिसिपी मिसौरी की बात करें 6275 है। वहीं यांगजी की बात करें चाइना में है, ये 6300 किलोमीटर है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो आंसर इज आपका 4123 यानी कि बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्या है? प्लेट, एक मिनट गाइस, कभी क्या प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में विचार करना आपको। अब विचार करते हैं। प्रशांत प्लेट पृथ्वी पर सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है। प्रशांत प्लेट पृथ्वी पर सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है। क्या लगता है आपको भाई? प्रशांत कितना बड़ा महासागर है? ऑब्वियस है। हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकरान से हुआ बासी है। मिड अटलांटिक रिज अभिसारी, अभिसारी मतलब इंग्लिश में पढ़ लो। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, कन्वर्जेंट होता है दोस्तों इस तरीके से, कन्वर्ज होना,
ये नीचे जाती है, कन्वर्जेंट है नहीं, ये आपकी डाइवर्जेंट है दोस्तों। क्या है, एक डाइवर्जेंट प्लेट है ना कि कन्वर्जेंट। मध्य अटलांटिक कर दो दोस्तों, ये तीसरा गलत हो गया, ए इज द राइट आंसर। ये 1 और 2 सही है। प्रशांत प्लेट सबसे बड़ी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 के संबंध में, अनुच्छेद 13 एक घोषित करता है कि संविधान के लागू होने से पहले लागू सभी कानून शून्य हो जाएंगे यदि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, वो यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वो बात सही है। यानी कि आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की भी बात करता है दोस्तों। उसमें कहा गया है कि संविधान के लागू होने से पहले लागू सभी कानून शून्य हो जाएंगे यदि वो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करते हैं। वही अनुच्छेद 13(2) जो है, संसद के बिना किसी न्यायिक समीक्षा के भाग 3 सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार देता है। बात ये भी सही होगी, बात ये भी सही होगी क्या? नहीं भाई, ये गलत होगी थोड़ी सी, ये गलत है। अनुच्छेद 13 में कानून शब्द में केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार संवैधानिक संशोधन शामिल है दोस्तों, बात सही होगी। आर्टिकल 13 में क्या है, द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केशवानंद भारती केस 1973, बात सही है। दूसरा गलत हो गया, क्योंकि आर्टिकल 13(2) राज्य को ऐसा कोई भी कानून बनाने से रोकता है जो मौलिक अधिकारों को कम करता है लेकिन संवैधानिक संशोधन से संबंधित ना हो। ठीक है, दूसरा गलत हो गया, आंसर इज बी, 1 और 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 पे। ठीक है, अब ये ज्वालामुखी है, वल्केनो है, अपने प्रकार से सही ढंग से कौन सा इनमें से मेल नहीं खाता है? माउंट वेसियस दोस्तों, माउंट वेसियस जो है इटली में पाया जाता है। ये मिश्रित यानी कि कंपोजिट वल्केनो है। ठीक है, बात सही है। मोना लोआ एक सील्ड वल्केनो है जो हवाई में पाया जाता है, बात सही है। ये सील्ड वल्केनो है यानी कि सील्ड ज्वालामुखी है दोस्तों ये। ठीक है, वही माउंट किलिमंजारो की बात करें, ये क्या है, सिंडर कोन ज्वालामुखी है क्या? नहीं दोस्तों, माउंट किलिमंजारो एक स्ट्रेटो वल्केनो है। कैसा? स्ट्रेटो वाला, स्ट्रेटो वल्केनो है। ठीक है, सिंडर कोन नहीं। ठीक है, वही क्राकोटोआ एक कॉल्डेरा ज्वालामुखी है, बात सही है। आंसर इज सी, सी जो है मैच नहीं है। जो माउंट किलिमंजारो है वो एक क्या है, स्ट्रेटो वल्केनो है दोस्तों, सिंडर कोन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 56। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से उधार लिए गए हैं दोस्तों? उधार लिए गए, कौन कौन से लिए गए? यह राज्य का कार्यालय दोस्तों, सॉरी राज्यपाल का, गवर्नर का जो कार्यालय है वो 1935 से उधार लिया है। एक मजबूत केंद्रीय सरकार के साथ संघीय संरचना, जो फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, आपातकालीन प्रावधान, ये भी लिया गया है। मौलिक अधिकार नहीं लिए गए। मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिए गए? अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। तो डी आपका 4 हटा दो, 4 हटाने की वजह से दोनों एलिमेंट हो गए, तीनों सही है। यानी कि राज्यपाल का कार्यालय ये भी लिया गया 1935 से। एक मजबूत केंद्रीय सरकार के साथ संघीय संरचना, उसके बाद आपातकालीन प्रावधान, तीनों। अब आते हैं 57 पे। अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? बात करते हैं 57 पे, कौन सा सही है दोस्तों? संसद के विशेष बहुमत द्वारा आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत द्वारा ऐसा होता है कि अनुच्छेद 368 2 प्रकार के संवैधानिक संशोधन का प्रावधान करता है, ये सही है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति विशेष रूप से संसद में निहित है और न्यायिक समीक्षा की अनुमति नहीं है। भाई न्यायिक समीक्षा की अनुमति है। संविधान के मूल ढांचे को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के माध्यम से नहीं बदला जा सकता है। आर्टिकल 3 की बात हो रही है, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा कोड सही है दोस्तों? कौन सा सही है दोस्तों? आंसर इज बी, 1 और 3, सेकंड गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि जो अनुच्छेद 368 है, 368 2 प्रकार के संशोधन है। संसद का विशेष बहुमत जैसे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, और विशेष बहुमत और राज्यों द्वारा अनुसमर्थन, जिसमें संघीय विशेषताएं शामिल है। ठीक है, अब आते हैं 58 की तरफ। क्या है? ठीक है, क्या बात करते हैं? संविधान के अनुच्छेद 110 की बात करें दोस्तों, 110 की, क्या है? धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है और इसे भारत के समेकित कोष से, कंसोलिडेट फंड की बात हो रही है, इंडिया से उधार लेने या वैसे निपटना चाहिए दोस्तों। दूसरा है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास यह निर्णय लेने का अंतिम अधिकार होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, सही है। धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। देखो, धन विधेयक के रिगार्डिंग राज्यसभा के पास बहुत ज़्यादा पावर है ही नहीं दोस्तों। तीसरा गलत हो गया, सो इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर दोस्तों। अब आते हैं 59 पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 21 का हिस्सा है? निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी, आजीविका का अधिकार राइट टू लिवलीहुड, हिरासत में हिंसा के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस, मृत्यु का अधिकार राइट टू डाई। कह रहे कौन सा अनुच्छेद 21 का पार्ट है? भाई चारों ही हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी भी है, राइट टू लिवलीहुड, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस, राइट टू डाई।
आप राइट अगेंस्ट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस यानी कि हिरासत में हिंसा के विरुद्ध अधिकार पे कंफ्यूज हो सकते हो, आपको होना नहीं है। क्यों नहीं होना है? आर्टिकल 21 के जो है पुट्टा स्वामी में क्या गया, नजता के अधिकार की बात पुट्टा स्वामी मामले में 2017 में की गई, ठीक है। उसको आजीविका का अधिकार ओल्गा टेलिस मामला 1985 में ये शामिल है। हिरासत में हिंसा के विरुद्ध अधिकार डी के बसु मामला है 1997 का, 1997 में ऐसा बोला गया कि आपको हिरासत में लेने के बाद भी आपके पास राइट है। भाई मृत्यु के अधिकार पर जियान कौर मामले में 1996 में बहस हुई। ये सब सुप्रीम कोर्ट की बहसें हैं, डिस्कशन है, उसमें सब निकल के आया है। 1996 में मृत्यु के अधिकार पर जियान कौर मामले में बहस हुई, जहां इच्छा मृत्यु प्रतिबंधित थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीमित परिस्थितियों में इसकी अनुमति दे दी गई। तो ये क्या है, चारों ही भैया आर्टिकल 21 के अंकल हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, क्या है 73 के विनिमय अधिनियम और भारतीय संविधान में इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। करिए विचार। ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया पहला प्रयास था। बहुत कायदे की बात है ये, सही है भैया, सही है भैया। इसने भारत के गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत की, जिसे प्रांतीय गवर्नर पर अधिकार, ये भैया गलत है। इसने भारत में कानून के शासन को अवधारणा की नींव रखी, ये सही है। 1 और 3 यानी कि बी इज द राइट आंसर दोस्तों। 1773 की बात कर रहे हैं भैया, इसने भारत के नहीं बल्कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया। देखो यार, ये बंगाल में ही अभी काम कर रहे थे, इसलिए बंगाल पर ध्यान दिया 1773 में, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल का पद 1833 के चार्टर में बना, करीब करीब कितने 60 साल बाद, ठीक है। और इस अधिनियम ने कलकत्ता यानी कि 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रखी, जो कि भारत के शासन के कानून की पहली नींव थी। अब आ जाते हैं 61 पे, क्या है भारत सरकार अधिनियम 1919 का मामला है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की, इसने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की, सही है। प्रांतों में इसने भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रयास की 1926 में, लोक सेवा, और उसके लिए एक ली कमीशन भी बैठाया गया था। इसने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को प्रांतीय विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी बना दिया। यही बात गलत होगी दोस्तों, ऐसा नहीं था। हालांकि गवर्नर जनरल की जो थी कार्यकारी परिषद केवल ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी थी, विधानसभाओं के प्रति नहीं। किसके? ब्रिटिश क्राउन, BC के प्रति, ठीक है। तो आंसर इज ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। अब आते हैं 62 पे, क्या है भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी कि अपनाया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस देरी के क्या कारण थे दोस्तों, क्या कारण थे दोस्तों बताइए। 1930 में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को अपनाने की याद। दूसरा, चुनाव आयोग और न्यायपालिका की स्थापना के लिए समय प्रदान करना था। कार्यान्वयन से पहले राज्यों के भाषाई पुनर्गठन का पूरा करना था, ऐसा कुछ नहीं था। तीसरा गलत हो गया, आंसर इज बी, ठीक है। आंसर इज बी, 1 और 2 इज द राइट आंसर। 63 पे आ जाओ। 63 पे देखो, ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मिस मत करना। क्या है मूल संरचना यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, इसे हम बोलते हैं BSD। गोलकनाथ केस, गोलकनाथ मामला कब का है? 1967 का है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, इसमें कहा गया। केशवानंद आपको पता होगा 1973, मिनर्वा मिल्स आपको पता होगा 1980। न्यायिक समीक्षा को मजबूत किया गया तथा आर्टिकल 368 के तहत संसद शक्ति को समाप्त कर दिया गया। और वामन राव की बात करें 1981 का मामला, ऐसा अगर आ जाए तो कंफ्यूज हो जाओगे। 1981 वामन राव क्या, 1981 का। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को मजबूत किया गया तथा और जो निर्णय दिए गए 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में रखे गए और कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन रखे गए। सॉरी दोस्तों, आंसर हो गया 1 2 3 4, यानी कि ये सारे ही सही है। 64 पे आ जाओ। अभिकथन और कारण। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, भले ही संसद का एक सदन सत्र में हो, सही है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक कार्यकारी कार्य है, जिसका प्रयोग केवल तब किया जाता है जब संसद सत्र में ना हो। दोस्तों देखो, सिंपल कहानी है 64 का, ठीक है। देखो पहला वाला गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 123 में जब संसद सत्र नहीं है, कोई भी सदन, तब उसको लागू किया जाएगा। ये एक विधायी शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है। तो ये सेकंड सही हो गया, यानी कि ए असत्य और आर सत्य हो गया इसका, ठीक है। ए सत्य और आर असत्य हो गया, सॉरी ए असत्य आर सत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय प्रणाली को सरकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान के तहत वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी है। भाई साहब वास्तविक नहीं है, रियल एग्जीक्यूटिव तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ए सही है और आर असत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है।
संसद के पास आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 32 को निलंबित करने की शक्ति है क्या? 66 की बात हो रही है भाई साहब, ए सत्य है आर असत्य है दोस्तों। क्यों असत्य है इसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की गारंटी है। वहीं आपातकाल की बात करें 352 का आर्टिकल और 356 जो है, इनके दौरान भी अनुच्छेद 32 जो है दोस्तों, आर्टिकल 32 क्या है, स्वयं निलंबित नहीं होता है। हालांकि आर्टिकल 359 जो है राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों यानी कि 20 और ये आर्टिकल 359 की बात कर रहा हूँ, जो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे जितने आर्टिकल हैं उनको निलंबित करने की अनुमति देता है। तो ए सत्य हो गया, आर असत्य हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक और संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है। क्या है दोस्तों? 67 का हो गया ए असत्य, क्योंकि जो न्यायिक समीक्षा की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है वो आर्टिकल 13 में भी है, 32 में भी है, 226 में है, ना कि 137 में। तो पहला गलत हो गया और आर सत्य हो गया, यानी कि डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों। अब आते हैं 68 पे, ठीक है। अब आते हैं 68 पे, क्या है दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन की अधिनियम द्वारा 1978 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। सरकार न्यायिक पालिका को भूमि सुधार नीतियों में हस्तक्षेप करने से रोकना चाहती थी। दोनों सही है, एक दूसरे का एक्सप्रेशन भी है। तो आंसर इज ए, 68 का ए क्या है, ए आर सही है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 12 300 ए में पहुंचा दिया गया, ये 300 ए में। अब आते हैं 69 पे। भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। वहीं राष्ट्रपति अपने विवेक से इस शक्ति का प्रयोग करता है दोस्तों। आर असत्य हो गया, क्योंकि अपने विवेक से नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने का विवेक का अधीन शक्ति नहीं है। वो क्या है, आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की अनुमति देता जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ए गलत हो गया, ए सही हो गया और आर असत्य हो गया, ए सत्य और आर असत्य। 70 पे आ जाओ। नरसिम्हा समिति किससे है दोस्तों? नरसिम्हा समिति आपकी किससे है? 1991 और 1991 और 98 में ये बैंकिंग सुधार से है। तो 3 ए पे 3 आ गया, 3 किस पे एलिमिनेट कर लो एक बार, तो ये एलिमिनेट हो गए। दूसरा चक्रवर्ती समिति 1985, ये किससे है? चक्रवर्ती आई 1985 में दोस्तों, मौद्रिक नीतियों में सुधार यानी कि मौद्रिक ढांचे में। तो ये हो गया 2, क्या हो गया, 2 आंसर हो गया इसका, बी का 2। तो किस पे है? ए ही ऐसा लग रहा है जिस पे है। 3 2 1 4। रंगराजन किससे है? रंगराजन आपकी किससे दोस्तों? जो 1997 में आई पूंजी बाजार से है, ठीक है, जिसमें सुधारों की सिफारिश की गई थी, जिससे सेबी को मजबूती मिले। और जानकीराम समिति 1992 से प्रतिभूति घोटालों की जांच दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिक्योरिटीज स्कैम, ठीक है। 3 2 1 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 71, क्या कह रहा है? 71 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक निकाय बना दिया। संशोधन ने संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों और कार्यों को सूचीबद्ध किया गया। 71 की बात कर रहा है, दोनों ही सही है, और ए आर ए की एक्सप्रेशन भी कर रहा है दोस्तों। ये भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक, ठीक है सारा मामला। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या जोड़ा गया दोस्तों? ये जोड़ा गया आपका मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 44 में से मौलिक अधिकारों की संपत्ति को 78 में आई, हटाया गया। 73 से 92 में 1992 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। 101वां संशोधन जीएसटी लागू किया गया, क्योंकि 1 2 3 4 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। अब आते हैं 73 पे, ठीक है। 73 पे आ जाते हैं, क्या है, ठीक है। तो ये सहायक नदियां हैं, इनकी प्रमुख सहायक नदियां बहुत सारी दोस्तों, ठीक है। तो गंगा की सोन नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। यमुना की चंबल नदी है दोस्तों, ठीक है। कौन है? यमुना की जो सहायक नदी है चंबल, जो मध्य प्रदेश के बीहड़ों में से निकलती है दोस्तों, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा की कौन सी है? सुबनश्री दोस्तों। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है? तिब्बत से दोस्तों, तिब्बत से निकलती है। और गोदावरी की क्या है? इंद्रावती दोस्तों। और गोदावरी नासिक से निकलती है दोस्तों, ठीक है। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में होकर ये बहती है। तो आंसर इज 1 2 3 4 इज राइट आंसर। 74 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से संरक्षित क्षेत्र और उनकी संबंधित राज्य, प्रोटेक्टेड एरिया, और ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है जो भी देख लेना। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? बहुत सिंपल है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में, नंदा देवी उत्तराखंड में, और केवल लामजाओ मणिपुर में, यानी कि 1 2 3 4 इज राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। और केवल लामजाओ दोस्तों संगई हिरन के लिए फेमस है। 75 भारत में राष्ट्रीय आय के मापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल है।
वहीं कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में विदेश से शुद्ध आय शामिल है। कारक लागत पर एनएनपी को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है दोस्तों। अब मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, एक बार आप प्लीज इंग्लिश में जरूर देखिएगा। जीडीपी जो होती है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्या है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस होते हैं। तो ये किस पे है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वहीं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वहीं एनएनपी क्या होता है, एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर, 1 2 3 इज राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों। अब आते हैं 76 पे दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित पर विचार करना है। वास्तविक, नामात्र और जीडीपी डिफ्लेटर, रियल जीडीपी, नॉमिनल और जीडीपी डिफ्लेटर की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है इन तीनों के बीच में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। जीडीपी जो डिफ्लेटर है वो क्या होता है, नामात्र की जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन, क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करके 100 से मल्टीपल कर दो, आपका जीडीपी डिफ्लेटर निकल आएगा। बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों, समझ रहे हैं आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारत में मुद्रा गुणक की गणना में निम्नलिखित में से कौन से उपाय शामिल नहीं है। मुद्रा गुणक मतलब कैलकुलेशन ऑफ मनी मल्टीप्लायर दोस्तों, कौन से गुणक शामिल नहीं है दोस्तों। अब मैं बात करूं मनी मल्टीप्लाई की दोस्तों, सीआरआर, एसएलआर, ये दो रखा ना, प्रचलन में मुद्रा, ये सब है। बट आपका एमएसएफ आरबीआई से बैंकों के लिए एक आपातकालीन उधार सुविधा है, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बाकी का सीआरआर, एसएलआर और प्रचलन में जो मुद्रा यानी कि करेंसी और सर्कुलेशन है वो मनी मल्टीप्लायर में क्या होता है, काउंट होता है दोस्तों। अब आते हैं 78 पे दोस्तों। 78 क्या है आपका, भारत में इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को दोस्तों, आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। वहीं जीडीपी डिप्लेटर में आयातित सामान शामिल हैं जबकि सीपीआई में नहीं है दोस्तों। जीडीपी डिप्लेटर में क्या है, ऐसा है। वहीं बात करें थोक मूल्य सूचकांक यानी कि डब्ल्यूपीआई, खाद्य पदार्थों की तुलना में निर्मित वस्तुओं को अधिक महत्व देता है। जो डब्ल्यूपीआई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, गिव्स मोर इम्पोर्टेंट टू मैन्युफैक्चर गुड्स देन फूड्स। तो ये क्या है, 3 दोस्तों। देखो यहाँ पे गलत क्या है, तीसरा सही है, एक सही है, 2 गलत है। जो जीडीपी डिप्लेटर है वो आयातित वस्तुओं को शामिल नहीं करता है। जो इंपोर्ट की गई वस्तु है, इंपोर्टेड गुड्स को शामिल नहीं किया जाता है। तो 2 गलत हो गया, बाकी सही है, तीनों 1 और 3 सही हो गए दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं राजकोषीय घाटे की तरफ। क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों के बराबर होता है। 79 का, इसमें उधार शामिल है लेकिन ब्याज भुगतान शामिल नहीं है, यही गलत है। बोला पहला वाला सही है दोस्तों, इसमें उधार शामिल है लेकिन क्या होता है, ब्याज भुगतान शामिल नहीं है, ये गलत है। क्योंकि राजकोषीय घाटा होता है कुल व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां माइनस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। इसमें उधार और ब्याज भुगतान शामिल होते हैं, दोनों शामिल होते हैं दोस्तों। ब्याज और भुगतान ये गलत हो गया, बी वाला। अब आते हैं 80 की तरफ। निम्नलिखित आर्थिक शब्दों और उनकी परिभाषा पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई क्या होती है, महंगाई क्या होती है दोस्तों, महंगाई क्या होती है, मुद्रास्फीति है कम वृद्धि, उच्च बेरोजगारी और उच्च मुद्रास्फीति की अवधि, मंदी, लगातार 2 तिमाही के लिए जीडीपी में गिरावट। अवसाद क्या होता है, डिप्रेशन, उच्च बेरोजगारी के साथ एक लंबी और गहरी मंदी दोस्तों। इनमें से कौन सा सही है, उपयुक्त में से परिभाषा बतानी है आपका दोस्तों। 80 का सी, 1 और 2 3 तीनों ही सही है, तीनों ही डेफिनेशन सही है। अब आते हैं 81 पे, प्रत्यक्ष कर। और ये देखना, प्रत्यक्ष कर 81 है ये। प्रत्यक्ष कर, कॉर्पोरेट कर, अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क, प्रतिगामी कर यानी कि रेग्रेसिव टैक्स होता है जीएसटी, प्रगतिशील कर होता है आयकर दोस्तों। 1 2 3 4, प्रगतिशील का मतलब है जितनी इनकम उतना टैक्स दोस्तों, ठीक है, इनकम के हिसाब से। अब आते हैं मौद्रिक नीति संचरण पे दोस्तों। मौद्रिक नीति संचरण पे बात करते हैं। क्या है मौद्रिक नीति संचरण, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आरबीआई की नीति दरें बाजार के ब्याज दरों को प्रभावित करती हैं। यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में हमेशा तत्काल और प्रभावी होता है। यह तरलता की स्थिति, बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य और वैश्विक कारकों जैसे कारकों से प्रभावित होता है। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, देखो सेकंड वाला गलत है। क्यों गलत है, इसकी बाद में चर्चा करेंगे। यानी कि 1 और 3 सही है, बी इज द राइट आंसर। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में हमेशा तत्काल और प्रभावी नहीं होता है ये मौद्रिक नीति दोस्तों, ये लॉन्ग टाइम के लिए प्रभावी होती है दोस्तों। अब आते हैं 83, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना उनको कालक्रम के हिसाब से। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान केंद्रित था, बात सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ध्यान केंद्रित था, बात सही हो रही है दोस्तों, बात सही है। और वहीं छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें,
छठी पंचवर्षीय योजना में पहला संरचनात्मक सुधार हुआ, और 8वीं पंचवर्षीय योजना में उदारीकरण जो 1991 के 1991 के आसपास आया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई। आंसर इज ए, 1 2 3 4 पांचों मिले हुए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं 84 पे। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में कौन सा कथन गलत है? क्या गलत है दोस्तों? 84 का ये विदेशी मुद्रा भंडार की गणना भारत की जीडीपी गणना में की जाती है दोस्तों। नहीं, भारत की जीडीपी गणना में विदेशी मुद्रा भंडार की गणना नहीं की जाती है, क्योंकि वे घरेलू उत्पादन नहीं है, बल्कि क्या है, बाहरी संपत्तियां हैं। बाकी का सही है। विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई द्वारा बनाए रखा जाता है। इसमें एसडीआर, स्वर्ण भंडार, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। एक उच्च विदेशी मुद्रा भंडार मुद्रा मूल्य में स्थिरता सुनिश्चित करता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्या है? अपक्षय की डिग्री बढ़ाने में मिट्टी के क्रम का सही निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि अपक्षय मतलब डिग्री ऑफ वेदरिंग, अपक्षय होता है वेदरिंग करना दोस्तों। क्या है? एंटीसोल होता है, फिर एंटीसोल के बाद इंसेप्टिसोल और अल्फीसोल और बाद में ऑक्सीसोल। बी इज द राइट आंसर, यानी कि एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, अल्फीसोल और ऑक्सीसोल, ये क्या है दोस्तों? ये वेदरिंग की डिग्री बढ़ाते हैं। एंटीसोल में इसमें क्या होता है, कम अपक्षय वाली युवा मिट्टी होती है। इंसेप्टिसोल में हल्के विकास को दर्शाया जाता है दोस्तों। क्या है? हल्के विकास को दर्शाया जाता है। वहीं अल्फीसोल में उच्च अच्छी उर्वरता के साथ अधिक अपक्षयित वेदरिंग होती है। वहीं ऑक्सीसोल में दोस्तों कम उर्वरता वाली अत्यधिक अपक्षयित यानी कि वेदरिंग उष्णकटिबंधीय मिट्टी है दोस्तों। ये मिट्टी के क्रम की चर्चा मैंने की दोस्तों। अब आते हैं 86 पे दोस्तों। आई होप आप समझ पा रहे हैं, मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपका प्यार थोड़ा सा दिखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन बीज की निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार? बीज की निष्क्रियता यानी कि जो सीड की क्या है, डोरमेंसी, सीड की डोरमेंसी के लिए जिम्मेदार है। कौन सा इसमें से हार्मोन है? कौन सा हार्मोन है दोस्तों? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन है, जिसे एबीए बोलते हैं। ये अंकुरण यानी कि सीड का जो अंकुरण होता है, एबीए बोलते हैं, जो सीड का अंकुरण की बाधित करके बीज की निष्क्रियता को प्रेरित करता है। यह पौधों को उपयुक्त परिस्थितियां उपलब्ध होने तक बीज के अंकुरण में देरी करके प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है दोस्तों। अब आते हैं 87 पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रणाली मिट्टी के कटाव को कम करने में सबसे प्रभावी है? यानी कि रिले, स्ट्रिप, ये सारी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी की बात हो रही है मेरे दोस्तों, ये है स्ट्रिप क्रॉपिंग। आप स्ट्रिप करके ऐसे ऐसे करके लगाते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभावी है दोस्तों। क्या है? स्ट्रिप क्रॉपिंग सबसे ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि भूमि की जो उर्वरता को रोकने के लिए। अब आते हैं 88 पे दोस्तों। बायोचार के बारे में कौन सा कथन सही है? यह कार्बनिक पदार्थों को पायरोलिसिस के माध्यम से उत्पादित होता है। यह मिट्टी की उर्वरता और जल प्रतिधारण को बढ़ाता है। यह मिट्टी से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट बायोचार दोस्तों। बायोचार की बात हो रही है। ठीक है, मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये चौथा था, ये गलत है, या नहीं, ऐसा नहीं है। आंसर इज बी, 1 2 3 इज। बायोचार एक कार्बनिक युक्त पदार्थ है जो कार्बनिक पदार्थों के पायरोलिसिस में दोस्तों, किसमें? पायरोलिसिस के माध्यम से उत्पादित होता है। यह जल प्रतिधारण और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाकर मिट्टी के गुणों में सुधार करता है दोस्तों। ठीक है, और कार्बन की स्थिर करके ग्रीन हाउस गैस वगैरह के कार्बन में पहुंचाता है। अब आते हैं 89 पे दोस्तों। क्या है 89 आपका? ठीक है, तो पौधों की वृद्धि में सिलिकॉन की क्या भूमिका है दोस्तों, ये बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? पौधों की जो संरचनात्मक शक्ति में सुधार करता है सिलिकॉन दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। सिलिकॉन को एक आवश्यक पोषक तत्व के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन यह कोशिका भित्ति को मजबूत करता है। क्या होता है? जो सेल वॉल होती है उसको मजबूत करता है। अब आते हैं 90 की तरफ। क्या है? कार्बन पृथक्करण के लिए किस प्रकार की कृषि वानिकी प्रणाली सबसे प्रभावी है दोस्तों? जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की काम करती है, यह है कृषि सिल्वीकल्चर। इज द राइट आंसर। कृषि सिल्वीकल्चर जो पेड़ों को जो है फसलों के साथ एकीकृत करता है, मिट्टी में बायोमास और कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाकर कार्बन पृथक्करण को अधिकतम करता है, जिससे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर प्रभावी रूप से कम होता है दोस्तों। अब आते हैं 91 पे। क्या है? चावल गहनता प्रणाली जिसे बोलते हैं SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन तकनीक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? यह कम पानी में चावल की उपज बढ़ाना। बी इज द राइट आंसर। SRI तकनीक में है कम पानी में चावल की उपज को बढ़ाना। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज जरूर करते रहिए दोस्तों। मैं प्लीज यही बोल रहा हूँ, आप लोग एक बार जरूर कीजिए। आप इतना कोशिश हम कर रहे हैं, आप भी कीजिए दोस्तों। अब आते हैं 92 पे। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन जिसे बोलते हैं INM, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मुख्य ध्यान इस पर है। किसका? INM का, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का दोस्तों। किस पे है? यह जैविक
अकार्बनिक और जैविक सोर्स को संतुलित उपयोग दोस्तों। यानी कि INM जो है स्थायी कृषि उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए रासायनिक उर्वरकों, जैविक खादों और जैविक उर्वरकों का एकीकृत करके फसल की उपज और मिट्टी के स्वास्थ्य को अनुकूलित करता है दोस्तों। वहीं बात करते हैं 93 की, एंजाइम के संबंध में है, कथनों पर विचार करना है आपको। क्या है 93? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, बात सही है। राइबोजाइम RNA अणु होता है जो एंजाइम के रूप में कार्य करता है दोस्तों। वहीं एंजाइम जैव रासायनिक प्रक्रिया के संतुलन को बदलते हैं दोस्तों। बात तीसरा गलत है, एंजाइम संतुलन को नहीं बदलते, वे केवल जो सक्रिय ऊर्जा को कम करके प्रतिक्रिया देते हैं दोस्तों। तीसरा गलत हो गया, 1 और 2 इज द राइट आंसर, 1 और 2 इज राइट। 94 पे आते हैं दोस्तों, क्या है देखो 94 क्या है, माइटोकांड्रिया में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 94 दोस्तों, ये आपका बी। ATP संश्लेषण प्रोटीन परिवहन द्वारा बनाए गए केमियोस्मोटिक ग्रेडियंट के कारण होता है दोस्तों। क्या होता है? ATP संश्लेषण दोस्तों। 94 का बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 95 पे, क्या है, यह है मेंडेलियन आनुवंशिकी के संबंध में। स्वतंत्र वर्गीकरण के तहत F2 पीढ़ी में डाई हाइब्रिड क्रॉस 9.3:1/3 अनुपात का अनुसरण करता है। पृथक्करण का नियम बताता है कि युग्मक निर्माण के दौरान एलील मिश्रित नहीं होते हैं बल्कि अलग हो जाते हैं। एक मोनो हाइब्रिड परीक्षण क्रॉस 1:1 के फेनोटाइपिक अनुपात उत्पन्न करता है दोस्तों। कह रहे कौन सा कथन सही है? डी, तीनों ही सही है दोस्तों। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा चाहो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, छोड़ने वाला क्वेश्चन है। 96, निम्नलिखित में से जीवाणु परिवर्तन में प्लाज्मिड की भूमिका का सही ढंग से समझाया गया दोस्तों। क्या है? प्लाज्मिड क्षैतिज जीन स्थानांतरण के लिए वेक्टर के रूप में कार्य करता है। 96 का सी इज द राइट आंसर। 97 पे आ जाओ, प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है। प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों, बताइए। नंबर 1 है, यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमेटा में होता है, जो स्ट्रोमा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड निर्धारण के लिए जिम्मेदार प्रमुख एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज होता है। चक्र का पहला स्तर उत्पाद 3 फास्फोग्लिसराइड 3PG है दोस्तों। निम्नलिखित में से कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताइए दोस्तों। 97 का है आपका सी, सेकंड गलत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है केल्विन चक्र के, ये बात क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा में होता है, थाइलोकाइड में नहीं, ठीक है। वहीं बात करें जो चक्र का पहला स्तर है उत्पाद 3 फास्फोग्लिसराइड यानी कि 3PG बनाता है, ये सही है। वहीं मुख्य एंजाइम जो रुबिस्को है, रुबिलोज जिसे बोलते हैं, वो क्या करता है, वो बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जो है, ऑक्सीजनेज जो है, ना कि PEP होता है दोस्तों। ये PEP कार्बोक्सिलेज नहीं होता है, वो बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज होता है। सो सेकंड गलत हो गया, आंसर इज सी। 98, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय परिवहन का उदाहरण नहीं है। कौन सा उदाहरण नहीं है सक्रिय परिवहन का? यह एल वैल्यू में गैसों का प्रकार, ये सक्रिय एक्टिव क्या है, ट्रांसपोर्ट नहीं है दोस्तों। बाकी का सोडियम पोटेशियम, छोटी आंत में ग्लूकोज परिवहन और एंडोसाइटोसिस, ये क्या है, ये सब जो है सक्रिय परिवहन के उदाहरण है दोस्तों। सक्रिय परिवहन के लिए ATP की आवश्यकता होती है, ये याद रखना। अब आते हैं 99 पे, मनुष्य में नेफ्रॉन में हेलने लूप का प्राथमिक कार्य क्या है दोस्तों। ये आपका काउंटर करंट गुणन द्वारा मूत्र की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बाय द काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़े टफ है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, थोड़े से टफ है। हार्मोन के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों। 100 की बात हो रही है, ये एपिनेफ्रिन, जो एपिनेफ्रिन और नॉरपेनेफ्रिन दूसरे दूतों के माध्यम से कार्य करते हैं। तो नाउ 100 का सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 101 पे, तत्वों की आवधिक प्रवृत्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? जैसे जैसे हम समूह में नीचे जाते हैं, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी अधिक नकारात्मक होती रहती है। गलत। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे हेलोजन की इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी कम होती जाती है, कम नकारात्मक होती है, ज़्यादा नहीं, कम नकारात्मक हो जाती है दोस्तों, कम नकारात्मक हो जाती है। दूसरा क्या है, ये भी गलत है, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने के कारण संक्रमण तत्वों में क्या है, परमाणु त्रिज्या की अवधि में काफ़ी बढ़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। समान अवधि में उत्कृष्ट गैसों की पहली आयनीकरण ऊर्जा क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होती है, ये सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 101 का सी दोस्तों। फास्फोरस के निम्नलिखित ऑक्सो एसिड में से किसमें पीएच बॉन्ड होते हैं दोस्तों। ये H3PO2 में, ए इज द राइट आंसर। H3PO2 यानी कि इसको बोलते हैं हाइपो फास्फोरस एसिड, जिसमें 2 पीएच बॉन्ड और एक PO बॉन्ड होता है दोस्तों। वही निम्नलिखित अर्ध सेल, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, निम्नलिखित अर्ध सेल अभिक्रिया को मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया जाता है।
एक जिंक इलेक्ट्रोड है और एक कॉपर इलेक्ट्रोड से युक्त डैनियल सेल का मानक ईएमएफ क्या होगा दोस्तों? ठीक है, क्या होगा? ये होगा 1.10 वोल्ट। ठीक है, अब आते हैं 104 पे। कोलाइड के संबंध में कौन सा सही नहीं है दोस्तों? 104 ये है लायोफोबिक विलयन लायोफिलिक विलयन की तुलना में अधिक स्थिर होता है दोस्तों। लायोफोबिक विलयन है वो क्या होता है? ये होता है प्रेमी कोलाइड होता है, वो क्या होता है? लायोफिलिक विलयन की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं। 105 पे बात करते हैं, क्या है? परमाणु प्रतिक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया में जो न्यूक्लियर फिजन है, उत्पादों के द्रव्यमान का योग अभिकारक नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया को आरंभ करने के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है। परमाणु संलयन में जारी ऊर्जा आमतौर पर परमाणु विखंडन की तुलना में बहुत अधिक होती है दोस्तों। देखा है कौन सा सही है? देखो पहला गलत है, क्योंकि परमाणु विखंडन में द्रव्यमान ऊर्जा जो होती है E=mc² के कारण उत्पादों का द्रव्यमान मूल नाभिक से थोड़ा कम होता है। तो क्या होता है? कम होता है, ये अधिक नहीं होता। पहला गलत, 2 सही है। 2 और 3 इज द राइट आंसर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया को आरंभ करने के लिए अत्यधिक उच्च तापमान, और वहीं इसी जो फिजन है इसको आमतौर पर परमाणु विखंडन की तुलना में बहुत अधिक होती है ऊर्जा की नीड दोस्तों। अब आते हैं 106 पे। 25 डिग्री सेल्सियस एजी यानी कि ये क्या है? एजी क्लोराइड यानी कि सिल्वर क्लोराइड को घुलनशील गुणनफल 1.8 × 10⁻⁻10 शुद्ध जल में AgCl की घुलनशीलता बतानी है यार। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, आप देख लेना फिर भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। टंगस्टन सतह पर अमोनिया का अपघटन प्रथम क्रम गतिज का अनुसरण करता है। यदि अमोनिया अपघटन का अर्ध जीवन 24 मिनट है तो 75% अमोनिया को अपघटित होने में कितना समय लगेगा? बहुत सिंपल है, 48 मिनट से दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरतालीय यानी कि इंटरस्टेल मिश्र धातु का उदाहरण है दोस्तों? यह स्टील जो है दोस्तों एक अंतरतालीय मिश्र धातु है, जहाँ कार्बन परमाणु लोहे की जाली में अंतरतालीय स्थानों पर कब्जा कर लेते हैं। पीतल और कांस और ड्यूरेलिन प्रतिस्थापन मिश्र धातु होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये ड्यूरेलिन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। एक उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा त्रिज्या आर की एक वृत्ताकार कक्षा में कर रहा है। यदि इसकी कक्षा की त्रिज्या 4 r तक बढ़ा दी जाए तो इसकी कक्षीय गति कैसी बदलेगी दोस्तों? बहुत सिंपल है, यह प्रारंभ गति का आधा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110। एक कार्नोट इंजन क्या है? एक कार्नोट इंजन 800 केल्विन और 300 केल्विन तापमान पर 2 ऊष्मा भंडारों के बीच संचालित होता है। यदि इंजन गर्म भंडार से 2000 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है तो इंजन द्वारा किया गया कार्य कितना है? 1200 जूल दोस्तों। 1200 जूल है, इसको निकाल लेना आप अगर आता है तो। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता इसमें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, भूल गया हूँ थोड़ा सा। समान द्रव्यमान और त्रिज्या वाले एक ठोस गोले और एक खोखले गोले को एक झुके हुए तल के ऊपर से छोड़ा जाता है। कौन सा सबसे पहले नीचे बचेगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। समान द्रव्य है और त्रिज्या, समान द्रव्यमान है, मास है, और क्या है? त्रिज्या वाला गोला है, एक ठोस गोला और एक खोखला है, झुके हुए तल के ऊपर से छोड़ा जाता है। तो कौन सा पहुंचेगा? तो भैया ठोस गोला होगा, क्योंकि ठोस गोला ही पहले पहुंचेगा दोस्तों। ठोस गोला पहुंचने के पीछे रीजन है, क्या रीजन है ठोस गोला पहुंचने के पीछे? देखो ठोस गोला क्या है? लुढ़कती वस्तु का त्वरण उनके जड़ आघूर्ण पर निर्भर करता है, इसलिए ठोस गोले के लिए हर छोटा है इसलिए इसका त्वरण अधिक होगा, इसलिए यह सबसे पहले नीचे पहुंचेगा। तो ठोस गोला नीचे पहुंचेगा। एक प्रकाश किरण हवा से कांच पर 60 डिग्री कोण के पड़ती है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो अपवर्तन कोण क्या होगा? अपवर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री, आधा हो जाएगा जस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। किसी देश ने अपना पहला घरेलू रूप से विकसित गहरे समुद्र में अन्वेषण जहाजों तानसाओ 3 एक्सप्लोरेशन 3 लॉन्च किया है दोस्तों। किसने किया है? चाइना ने दोस्तों। चाइना ने अपना पहला घरेलू रूप से विकसित गहरे समुद्र में अन्वेषण जहाज तानसाओ 3 यानी कि एक्सप्लोरेशन 3 लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा INS सूरत क्या है? भाई बहुत सिंपल है, अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो तो मजे नहीं है। स्टील डिस्ट्रॉयर है INS सूरत। 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना में 3 परमाणु लड़ाकू जहाजों को शामिल करेगा। INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागसीर। और INS जो सूरत प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 15B के हिसाब से बनाया जा रहा है। 15B के तहत 15 है, ये 15B के तहत। विशाखापट्टनम क्लास स्टील डिस्ट्रॉयर का चौथा और अंतिम जहाज है INS सूरत दोस्तों। अब आ जाते हैं 115 पे, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का विषय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकसित भारत 2037 के लिए एक लचीला ग्रामीण भारत का निर्माण।
वहीं 116 पे आते हैं, निर्यात निरीक्षण परिषद, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है दोस्तों? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत दोस्तों। अब आते हैं 117 पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है दोस्तों? बहुत सिंपल है, उड़ीसा ने दोस्तों। नेक्स्ट आपका सिडिस्को की बात हो रही है, यानी कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा स्वीकृत भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण का नाम रखा गया। बहुत सिंपल है, इंपोर्टेंट है, नाड़ी तरंगणी, जिसकी जो एक्यूरेसी 85% तक है। एक्यूरेसी याद रखना है, एक्यूरेसी पूछ सकता है और ये क्वेश्चन आ ही रहा है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, भारत में युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम क्या है भाइयों? यह भारत रणभूमि दर्शन, इंपोर्टेंट है, भारत रणभूमि दर्शन, याद रखना, भारत रणभूमि दर्शन है दोस्तों। जहाँ पर जो रणभूमि क्षेत्र है उनके दर्शन होंगे, जैसे गलवान घाटी है, डोकलाम है, ऐसे सियाचिन है, ऐसे करके ना। बात करते हैं 120 पे, 2025 में रवांडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में युगल कपल डबल टाइटल्स की बात करें, किसने जीता दोस्तों? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, सिद्धांत बंथिया और अलेक्जेंडर डोंस्की ने 2025 का ये रवांडा चैलेंजर। वैसे क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं गया। हाल ही में खबरों में रहा लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना किस आयोजन में की गई थी? भाई ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए, कोप 27 मिस्र में हुआ, याद रखना, कोप 27 मिस्र में हुआ, वहां पर ये 2022 में हुआ, वहां पर ये लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना रखी गई। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? बहुत सिंपल है, ठाणे में किया। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या प्रवृत्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना ही पड़ेगा। क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार भारत के सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यही इंडिया मात खा गया दोस्तों, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता है भैया वो है 67.68% और इंडिया की 7.04%, तो ये गलत हो गया। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, यहाँ पे भी इंडिया मात खा गया कि जो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है वो है 912 और जो राष्ट्रीय है 943। सो आंसर इज क्या हो गया? 1 और 3, बी इज द राइट आंसर। 124 पे आ जाओ भाइयों, क्या है? उत्तर प्रदेश जनगणना की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की शहरी और ग्रामीण आबादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में शहरी आबादी का प्रतिशत 30% से अधिक है, यही मामला इंडिया मात खा गया। 30% से कम है और राष्ट्रीय औसत कितना है? देखो 30% से कम है, कितना है? 22.27% है, याद रखना। और जो राष्ट्रीय औसत है वो 31% के आसपास है, 31.18% बुलाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मानसून के मौसम में सबसे अधिक प्रचलन में थी? ये थी जापानी इंसेफ्लाइटिस। पूर्वी उत्तर प्रदेश में या विशेष रूप से गोरखपुर बस्ती वाले जिलों में ये मच्छर क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर द्वारा जापानी इंसेफ्लाइटिस हो जाती है जलभराव वाले क्षेत्र में दोस्तों। कालाजार उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार और झारखंड में अधिक आम है। कालाजार की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार और झारखंड में होता है, जहां पर हाइजेनिक प्रॉब्लम्स ज्यादा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक स्थायी निकाय है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अपने 1 तिहाई सदस्यों को नामित करते हैं, 1/6। परिषद का कार्यकाल विधानसभा के समान 5 वर्ष का होता है। भैया यही मात खा गया इंडिया, 5 वर्ष का नहीं होता, निश्चित कार्यकाल नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल अलग होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। तो ये गलत, ये गलत। आंसर इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 127 हिस्ट्री पे फिर लौट आए हैं हम। अब बात करते हैं बक्सर की लड़ाई 1764 में। उत्तर प्रदेश पे इसका क्या प्रभाव पड़ा भैया? बहुत क्वेश्चन है, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन तो बनाया है बात, ठीक है। क्या ये लड़ाई आधुनिक शहर बक्सर के पास लड़ेगी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है? भाई पहली बात तो बक्सर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं, ये बिहार में। कंफ्यूज मत होना, बिहार में तो पहला हो गया गलत, इसको एलिमिनेशन में ले जाना नहीं चाहिए। अवध के नवाब शुजाउद्दौला की हार के कारण अंग्रेजों ने तुरंत अवध पर नियंत्रण हासिल कर लिया, ये भी गलत है, क्योंकि शुजाउद्दौला की हार हुई लेकिन अवध पर तुरंत कब्जा नहीं किया गया। अवध को 1856 में कब्जा है इन्होंने। इलाहाबाद की संधि 1765 ने अंग्रेजों को अवध से राजस्व एकत्र करने की अनुमति दी। भाई ये कहाँ से आ गया? आप बताइए जरा, ये कहाँ से आ गया? इलाहाबाद की संधि 1765 से बंगाल, बिहार, उड़ीसा इसकी दीवानी राजस्व संग्रह को प्रदान किया गया। अवध कहाँ से आ गया? तो ये भी गलत हो गया भैया, इसमें सारे ही गलत हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब उत्तर प्रदेश 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुल बजट 808,736 एक वीडियो में पहले भी बताया है, जो 2024-25 के बजट से 9.8% ज़्यादा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कौन सा कथन सही है? ये वाला सही है, 9.8% वाला आंकड़ा देखना, ये ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 93,000 रुपये से अधिक है, 93,000 रुपये से अधिक हुई है, बात सही है, दोनों सही है, डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 129।
उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों भाई तराई क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहेलवा वन्यजीव कहाँ पर है? तराई क्षेत्र में, भारत नेपाल सीमा पर, इंडिया और नेपाल की सीमा पर है ये सोहेलवा वन्य क्षेत्र दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है? इनके सीमा पर। द्वाब क्षेत्र की बात करें, गंगा यमुना नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को द्वाब कहते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना ही पड़ेगा। क्या है इसका उद्देश्य? शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दोनों से बोथ आर राइट क्वेश्चन दोस्तों। भाई क्वेश्चन नंबर 131 में ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनकी बात करते हैं। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है, श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या। देखो बहुत सिंपल बात हो रही है, मैं बता दूं x माइनस 4 5 लीजिए, 5 क्रमागत सम संख्या है, x प्लस 4 ऐसे करके ले लो। ठीक है, और उनका मान 48 रख दियो, रख दो। क्या हो गया? सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? कोई भी ले लो ना यार, x ले लो, x प्लस 2 ले लो, x प्लस 4 ऐसे बड़ा हो जाएगा तो ऐसा करो x माइनस 4 ले लो, x माइनस 2 ले लो, x ले लो, x प्लस 2 ले लो, x प्लस 4 ले लो। इनको करोगे अपॉन 5 इक्वल टू x कितना आपका 48, तो यहाँ 48 आ जाएगा। ये हो गया 48 इंटू 5, ये कितने x आ गए? ये आ गया आपका 5x 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5x यानी कि 4 और ये 6, ये घट गया तो 5x इक्वल टू आ गया दोस्तों कितना? 5x आ गया 48 इंटू 5। ठीक है, x बराबर आ गया 48। अब सबसे बड़ी संख्या x प्लस 2 मानी तो 48 प्लस 2 यानी 50। वैसे भी ऑप्शन में ही सबसे बड़ी संख्या 50 थी, नहीं 52 है, तो ये हो गया आपका 50 सबसे बड़ी संख्या थी। सी इज द राइट आंसर। अब आ जाओ 132 पे। कोई धनराशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर अपने आप से 2.25 गुना हो जाती है, यानी कि 2.25 गुना हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज दर कितनी थी? इसका सूत्र पता क्या है? पता होगा आपको, R इक्वल टू निकाल दो, कितना हो जाती है? 2.25 गुना दोस्तों। ठीक है, ए इसका क्या है? 2.25 पी हो गया, यानी कि इतना प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो 2.25 पी इक्वल टू पी प्लस पी इंटू आर इंटू 5 अपॉन 100 हो जाएगा। ऐसे करके निकाल लोगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा 1.25 इंटू 5, तो ये आ गया 25 टाइम, तो 25 इंटू 100 यानी कि 25%। इसका निकल आया भाई 25%। और भी तरीके हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो। 25% होगा उसकी प्रति वर्ष ब्याज होगी। 25 पंजे 125, ये हो गया, ऐसे करके कर सकते हो। 25 1/4 हो गया ना। अब 133 देखो, ये कह रहा है 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 12 सेकंड में खंभे को पार करते किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी गति बतानी है। तो 15 इंटू 12 कर दो, कितना आ गया? 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 12.5, और इसको बदल दो उसमें घंटों में, तो 12 क्या है? 12.5 को 18.5 से, तो ये आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर घंटा। 12.5 इंटू 18/5, 5 दूनी 10, 5 25 25, 18 पंजे 18 36, 18 पंजे 90, 36 और 90 45, तो ये आ गया। 134 देखो, 3 कर्मचारी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं तो 5 कर्मचारियों को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे दोस्तों? ठीक है, 3 करना है उसको 10 दिन में, टोटल काम हो गया 30, तो 6 5 कितने करेंगे? 30 टोटल काम बटे 5, 6 दिन में। सी इज द राइट आंसर। 135 पे आ जाओ। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या में 27 की वृद्धि हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। पहले देखो 36 को 63 से घटाओ, कितना आ रहा है? 27 आ रहा है, यही है। ए इज द राइट आंसर। ऐसे भी कर सकते हो इसको। नेक्स्ट, ए बी की माँ है, ये माँ है ए, बी सी का बेटा है, ये बेटा है सी का, बी जो है बी बेटा है, बी जो है सी का बेटा है, सी डी का पिता है, डी का पिता कौन है? सी, और ये क्या है? बी सी का बेटा है, यानी ये इसकी माँ हो गई, और सी डी का पिता हो गया। ए डी से किस प्रकार संबंध है? ए बी की माँ बताइए किस प्रकार हो गया? अरे सिंपल है, आदमी खुद मेरे पिता का बेटा है, यानी कि ए हो गया, माँ हो गई इसकी। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन तस्वीर में दिख रहा आदमी मेरे पिता का बेटा है। मेरे पिता का बेटा है, तस्वीर में कौन है? आदमी खुद है। क्या है?
खुद है। अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करें। 2, 6, 12, 20 क्या है दोस्तों? 6 में से 2 घटाया कितना बचा? 4। 12 में से 6 घटाया कितना बचा? 6। ठीक है, और 20 में से 12 घटाया 8, और ये 10 आना चाहिए, तो 10 आएगा, तो यानी कि 4, 6, 8, 10 ऐसे करके। तो किस में से घटाएं जो 10 आए? 30 में से घटा दो, ए। यदि किसी निश्चित कोड में प्लांट को टर्नआल्प लिखा जाता है तो गार्डन को क्या लिखा जाएगा? प्लांट को टर्नआल्प लिखें तो गार्डन को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? बहुत उल्टा क्रम है, गार्डन को लिख दो पीछे से नडराग। नडराग किसमें? ए। यदि a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, z इक्वल टू 26, तो मैथ शब्द का क्या है? m कितना होता है? देखो मैं बता दूं, m 13 है, a 1 हो गया, t 20 और h 8 हो गया, जोड़ दो 42 आ जाएगा। 20, 13 1 14 और 20, 34 और 8 42। अब आ जाओ भाई हिंदी पे, हिंदी की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी का मामला। हिंदी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब क्वेश्चन नंबर 141, अवगुंठित शब्द का विलोम क्या है? अवगुंठित शब्द का विलोम है दोस्तों, अवगुंठित इंपोर्टेंट है, उन्मीलन। अवगुंठित का अर्थ होता है ढका हुआ या घूंघट में छिपा हुआ, और उन्मीलन होता है जिसका अर्थ होता है खुला हुआ, प्रकट होना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिग्दर्शक शब्द का विलोम शब्द क्या है? यह दिग्भ्रमित, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 143 पे आ जाते हैं। अनुशीलन शब्द का विलोम क्या है? अनुशीलन का हो गया दोस्तों, अनुशीलन शब्द का विलोम क्या हो गया? बताइए क्या हो गया? अनुशीलन का हो गया परित्याग। अनुशीलन का होता है नियमित अभ्यास या अध्ययन, जबकि परित्याग का अर्थ है त्याग देना या छोड़ देना दोस्तों। ठीक है, स्वायत्त शब्द का विलोम क्या है? 144 की हो गया पराश्रित। स्वायत्त का होता है आत्मनिर्भर या स्वतंत्र रूप से करने वाला। 145 की बात करें, संग्राहक शब्द का विलोम क्या होता है? ये होता है प्रदायक, ए इज द राइट आंसर। 146 की बात करें, सक्रियता निष्क्रियता शब्द का विलोम क्या होता है? सबको पता है सक्रियता। वहीं आलोड़न, ये क्या है? आलोड़न, आलोड़न शब्द का विलोम क्या होता है? स्त्रीकरण। आलोड़न मैंने भी सुना है पहली बार। आलोड़न का अर्थ होता है हलचल या उथल पुथल, जबकि स्त्रीकरण का होता है शांति या स्थायित्व प्रदान करने वाला दोस्तों। अब आते हैं 148 की तरफ। प्रतिपादित शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? ये होगा आपका प्रतिसिद्धि दोस्तों, प्रतिसिद्धि इसका होगा दोस्तों। 49 पे आ जाओ। विरल शब्द का विलोम क्या होगा? सघन। ठीक है, परोक्ष का क्या होगा? प्रत्यक्ष का क्या होगा? परोक्ष। अब आते हैं 151 की तरफ। निम्नलिखित में से किसका विलोम सही रूप से नहीं दिया गया दोस्तों? क्या है? देखो, अविरल का स्थिर होता है, अनुक्त का विरिक्त, विस्तारित का संक्षिप्त, अवमूलन का उच्चीकरण होता है। अवमूलन का क्या होता है? अवमूलन उच्चीकरण का मूल्य वृद्धि, ना कि उच्चीकरण दोस्तों। क्या होगा? मूल्य वृद्धि। अब आते हैं दुराशय। 1 मिनट, दुराशय शब्द का सही विलोम क्या है? दुराशय शब्द का सही विलोम क्या है आपका? बताइए। 152 का सदाशय। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? 153 का सी, न्यूनतम उच्चतम। न्यूनतम का सही विलोम होगा अधिकतम। निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम प्रसन्नता होगा? ये होगा विषाद का दोस्तों। वहीं आते हैं 155 पे। संवेदनशील का सही विलोम शब्द क्या होगा? ये होगा निर्मम। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? 156 पर जाते हैं। उन्होंने हमको यह पत्र भेजा, ये सही है। ठीक है, ये के स्थान पर मुझे यह किताब चाहिए, मैं तुम्हें जल्द मिलने आऊँगा, जल्द मिलने की जगह आएगा जल्द ही मिलने आऊँगा। वह नित्य प्रतिदिन विद्यालय आता है, नित्य या प्रतिदिन लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है 157। क्या है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द शुद्ध वर्तनी वाले हैं? यह अभिरुचि, प्रोत्साहन और अनवरत दोस्तों, याद रखना, इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यह क्या? उद्देश्य। उद्देश्य ऐसे लिखा जाएगा, ये नहीं लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। अब आते हैं 159 पे। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है दोस्तों? यह है वर्धिष्णु का हस्व। वर्धिष्णु का अर्थ होता है बढ़ने वाला या समृद्धिशील। वहीं हर्ष का अर्थ होता है छोटा, या इसका सही विलोम होता है हास्यशील। क्या होगा? हास्यशील। अब आते हैं 160 पे दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 160 पे क्या है? क्या है 160? त्रुटि बताइए। मैंने उनसे सप्रेम भेंट की, मैंने उनसे सप्रेम भेंट की में क्या है? उनसे की जगह उन्हें होना चाहिए, उनसे की जगह उन्हें। तो आंसर इज ए। वह व्यक्ति जो केवल अपने हित की चिंता करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो अपने हित की चिंता करता है उसे कहते हैं आत्म केंद्रित दोस्तों। 162 पे जाते हैं। जो बिना बुलाए कहीं चला जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनाहुत दोस्तों। ठीक है, वही बात करें, जो ना अधिक गर्म हो ना अधिक ठंडा हो उसे क्या कहते हैं?
ये कहते हैं समशीतोष्ण दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 164 पे क्या है। 164, वह व्यक्ति जो अपने शरीर को कष्ट देकर कठिन साधना करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भाई ये तो पता होना चाहिए आपको, उसको कहते हैं तपस्वी। क्या कहते हैं? तपस्वी। 165, जो किसी प्रकार की चालाकी या कपट ना करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? 165 का हो गया आपका निष्कपट। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो न्याय के सिद्धांत को जानता है और उनका पालन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं न्यायविद दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। जिसे किसी प्रकार से वश में ना किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों दुर्जय। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। जो ना कभी झुके और ना किसी से डरे उसे क्या कहते हैं? अडिग। इंपोर्टेंट है दोस्तों ये वाला। अडिग कहते हैं जो ना किसी से झुके, अपने स्थान पर दृढ़ता पूर्वक रहे। जिसके होने की कोई संभावना ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं असंभव। जो अनेक रूप धारण कर सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बहुरूपी दोस्तों। क्या कहते हैं? बहुरूपी। 171 पे आ जाओ दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों का सही जोड़ी कौन सा है? कौन सी है? 171 का हो गया आपका दुग्ध का दूध दोस्तों। दुग्ध संस्कृत का है और दूध उसका तद्भव हो गया दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? ये हो गया आपका हाथी। क्या हो गया? हाथी दोस्तों। वही बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है दोस्तों? आपका कर्ण सही नहीं है। कर्ण का तद्भव रूप कान होता है। क्या होता है? कान। ठीक है, ना कि कर्ण। नेक्स्ट, तद्भव शब्द का पहचान करें। गाय। गाय जो है एक तद्भव शब्द हो गया दोस्तों। अब आते हैं 175 पे। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं 75 पे क्या है। तत्सम तद्भव शब्द की सही जोड़ी का चयन करना है। यह सकट का छकड़ा दोस्तों। सकट का तद्भव रूप छकड़ा होता है। 176 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ये आपका कान। नेक्स्ट है तत्सम शब्दों की सूची चुने दोस्तों। तत्सम शब्दों की सूची चुनेंगे आप। कूप, नदी, सूर्य और पृथ्वी क्या है? तत्सम है। वहीं 778 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? घोड़ा, हिमालय, वृक्ष, राजकुमार, ये क्या है? तत्सम है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं 179 पे। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है दोस्तों? आँख नहीं है। आँख क्या है? तद्भव। अच्छी होता है इसका तत्सम। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? गमन। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण युग्म सही है दोस्तों? कौन सा सही है दोस्तों? जल, गीला। जल क्या है? गीला, ये विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मिठास, मधुर, मिठाई, शहद में से ये हो गया आपका मधुर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है? विशेष कौन सा है दोस्तों? आपका पर्वत क्या है? विशेष है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विशेषण युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन सा हो गया? कमल खिलना दोस्तों। कमल खिलना, खिलना क्रिया है, विशेषण नहीं दोस्तों। वहीं बात करें निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? ये हो गया आपका मिठास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष नहीं है दोस्तों? ये हो गया नीला। नीला क्या है? नहीं है। विशेष नाउन की तरह होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में विशेष विशेषण संबंध है? ये हो गया आपका नमक और खाए में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? ये हो गया आपका तेजस्वी। क्या हो गया? तेजस्वी हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष विशेषण युग्म नहीं है दोस्तों? ये हो गया पर्वत, ऊंचाई दोस्तों। क्योंकि ऊंचाई विशेषण नहीं है जबकि एक विशेष है, संज्ञा है। पर्वत भी विशेष है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? यह कोमलता। कोमलता संज्ञा है, यानी कि एक तरीके से नाउन है, इसलिए विशेष हो गया। जबकि इंदु, ठीक है, सुधाकर, सॉरी वो, जबकि बाकी विशेषण है। अब बात करते हैं चंद्रमा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखो, डी, अरुण नहीं है। अरुण का संबंध किससे है? सूर्य से। जबकि इंदु, सुधाकर और निशाकर क्या है? चंद्रमा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट 192 में सिंह का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए। ये है केसरी। केसरी है। बाकी के जैसे देखा जाए तो केसरी हो गया। बाकी के जो महेश शिव का है, नृप राजा का, और द्विपेश किसका है? समुद्र का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? 193 में हो गया शशांक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। बाकी ये दहन, पावक, वैश्वानर, वैश्वानर ये किसके हैं? अग्नि के पर्यायवाची है। गॉट इट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 194 पे। सागर का पर्यायवाची शब्द चुनिए दोस्तों। सागर का कौन सा है? पयोदू। पयोदी किसका है? सागर का। बाकी का ठीक है। कर्दम किसका है? कर्दम का अर्थ कीचड़ होता है। कंदर्प का अर्थ होता है कामदेव, और गुहा का अर्थ होता है रहस्य। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यमुना नहीं है दोस्तों।
सुरसता, जाह्नवी और मंदाकिनी हैं दोस्तों। वहीं आते हैं 196 पे। पृथ्वी का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ये हो गया आपका मही, मही हो गया। बाकी ये शशि, दिनेश और चंद्ररेखा, ठीक है, ये किसके हैं? दिनेश तो सूर्य का हो गया और चंद्ररेखा किसका? चंद्रमा का। शशि भी चंद्रमा का है। नेक्स्ट आते हैं 197। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से? 197 में कौन सा नहीं है? भास्कर चंद्रमा का हो गया, ठीक है। अर्क अद्रिक है इसका, अद्रिक जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो भास्कर भाई भास्कर जो है, सॉरी, भास्कर जो है किसका है? भास्कर, अर्क और दिवाकर ये तीनों सूर्य के हैं, अद्रिक नहीं है। अद्रिक का अर्थ होता है पर्वत, ठीक है। 198। विद्या का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं दोस्तों? मूर्खता। ज्ञान, बोध और सरस्वती है विद्या के पर्यायवाची। नीलम का पर्यायवाची शब्द क्या है? नीलम का है इंद्रनील। क्या है? इंद्रनील दोस्तों। वहीं बात करें राज राजेश्वर, ये भगवान शिव के लिए है। वहीं महारथन जो है बहुमूल्य रत्नों के लिए, और श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले जो जैन संप्रदाय होते हैं उनके लिए दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? ये हो गया द्विज। द्विज जो है दोस्तों एक ब्राह्मण का पर्यायवाची है। किसका? जो 2 बार जन्मा हो ब्राह्मण होता है, जबकि नरपति और भूपति किसके हैं? ये राजा के पर्यायवाची हैं। दोस्तों 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। जीएस वर्ल्ड का बहुत ही बेहतरीन पेपर था ये, इसको मिस मत करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर करो दोस्तों। और सबसे ज़रूरी बात, मिस मत करना, कॉन्फिडेंस बनाए रखो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पेपर को 3 लेयर में करना, पहले इजी, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद टफ दोस्तों, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड थैंक्स टू ऑल एंड गुड लक। जय हिंद दोस्तों।